यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आरटीपी करेंगे कॉस्टिंग का, जो मई 2021 के लिए आरटीपी रिलीज हुआ है। ठीक है, और ये रहा आरटीपी। आरटीपी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कराते टाइम में कंसेप्ट भी आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि हमने रिवीजन कर रखा है। ठीक, एक सर्विस कॉस्टिंग था जिसका रिवीजन नहीं किया था, तो आज आरटीपी में सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। तो सर्विस कॉस्टिंग को फटाक से ना वो कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो रिवाइज कराऊंगा, फिर हम यहाँ पे आरटीपी में आके वो चीज कर लेंगे। ठीक है। चलो, पहला जो क्वेश्चन है वो है मटेरियल कॉस्ट का। क्वेश्चन काफी अच्छा है, पर आपको तो यूनिक लगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अगर टेलीग्राम से मेरी बुक डाउनलोड करी होगी, वहां पे एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस करके एक हेडिंग है, उसमें ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। ठीक, तो ऐसा मत बोलना कि इंस्टीट्यूट की बुक में अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो सर नया क्वेश्चन आ गया या कुछ। क्वेश्चन है, ये पुराने सिलेबस में क्वेश्चन था और अभी इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में दिया हुआ है। ठीक है। रिवीजन लेक्चर की एक लिमिटेशन है कि रिवीजन लेक्चर में सारे क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते एज अ रेगुलर बैच, इसीलिए मैं 4-5 कोशिश करता हूँ। छोटे चैप्टर है या छोटे छोटे क्वेश्चन है तो 7-8 करा दूं। 10-10 भी क्वेश्चन हमने देखे हैं, जैसे मटेरियल में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं या फिर मार्जिनल में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ मैंने ज़्यादा क्वेश्चन कराया था, क्योंकि मुझे एक टाइम लिमिटेशन में आपको रिवाइज करा के प्लस जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन आते हैं उस पर कि हाँ कि आपकी रिवीजन के अनुसार वो क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते, इस चीज को दिखाना होता है कि इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे लिमिटेशन है कि मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा पाता, नहीं तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये बुक में मैंने डाला है तो ऑब्वियसली ये मैं पढ़ाता भी होगा और ये क्वेश्चन मैं कराता भी होगा। तो कुछ भी यूनिक क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर देखो नॉर्मल स्टडी मैट से नहीं आया है क्वेश्चन, तो आप एडिशनल क्वेश्चन पर प्रैक्टिस में ढूंढोगे तो ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक के अंदर। और बुक सारे मैंने टेलीग्राम पे, जो मेरी चैनल है वहां पे मैं डाल ही देता हूँ जब भी रिवीजन लेक्चर डलती है, तो आप एक बार जाके देखना और देखना ये क्वेश्चन है कि नहीं वहां पे। ठीक है, जो हमने बुक पढ़ी थी, जिस बुक से पढ़ी थी वो बुक आप तो डाउनलोड ही होगा आपके पास। दूसरी चीज एग्जाम की अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रिपरेशन के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको हो सकता है डाउट वाउट आए या कोई कंफ्यूजन हो या एनीथिंग ना आए, तब तो बहुत बढ़िया बात है। आपने इतनी अच्छी तरीके से सीखा कि आपको डाउट ही नहीं है कुछ। आए तो आप डाउट वाले ग्रुप में जरूर डाउट को पोस्ट करो और अच्छे से पढ़ते रहो। देखो, बहुत सारे बच्चों का ये अभी जो फेज है ना कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, अगली बार एग्जाम कब होगा ये अनाउंस ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में पढ़ाई नहीं हो रही होती है, पढ़ नहीं रहे होते हैं। ठीक है, और क्यों नहीं पढ़ रहे होते हैं तो वो जाने क्यों नहीं पढ़ रहे होते हैं। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमेशा लाइफ में याद रखना कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये कर्म योग का वर्ल्ड है। मतलब आप करोगे तो आपको चीजें मिलेगी। आप जैसा करते हो, एक एक आपकी डिसीजन तय करता है कि आप कैसा बनोगे अपने फ्यूचर में। तो इसीलिए थोड़ी सी मेहनत करो, अपने आप को मोटिवेट रखो, निगेटिविटी से थोड़ी दूर रहो, ऐसी चीजें मत सुनो, ऐसे लोगों से मत मिलो जिससे नेगेटिविटी आती हो। ठीक है, और पढ़ाई करते रहो। ठीक, कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसो करई तसो फल चाखा। यानी कि ये विश्व में सबसे बड़ा क्या है? आपका काम, आपका कर्म, आपका मेहनत। आपको वो फल मिलेगी, जो वैसे ही फल मिलेगी जैसा आप करोगे। चलो देखते हैं। ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस एक्स यूजिंग मटेरियल डी। ठीक है। हमें कुछ भी, जैसे मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ये पढ़ते टाइम मैंने बताया था आपको, फिनिश गुड्स का नहीं, रॉ मटेरियल का पढ़ते हैं। ईओक्यू रॉ मटेरियल का ईओक्यू निकालते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है? एक्स है। अब वो किससे बनता है? तो सर वो बनता है डी से। ओके, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स 4 यूनिट ऑफ डी इज रिक्वायर्ड। 4 यूनिट चाहिए डी का एक एक्स बनाने के लिए। ठीक है, बस डाटा लिख रहे हैं यहाँ पे। As per the sale forecast conducted by the company, it will be able to sell this much unit of X। सेल्स जो होगी सर
20,000 यूनिट होगी एक्स का। देखो हमेशा हमें क्या निकालना है, एनुअल डिमांड। मान लो यहाँ पे पूछा है ईओक्यू का डेटा दिया है और ईओक्यू पूछा है फॉर एग्जांपल, तो आपको ईओक्यू में क्या चाहिए, जो ए है ना वहाँ पे एनुअल डिमांड, उसका मतलब क्या होता है कितना हमें साल में परचेज करना पड़ेगा। ये चीज मैंने रिवीजन लेक्चर में बताई थी, क्यों परचेज क्वांटिटी लेते हैं, क्योंकि परचेसिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट भी उसी पे लगेगी जितने बार वो टोटल परचेज क्वांटिटी पे, और जितना परचेज करेगा वो सबको ही स्टोर करोगे तो स्टोरेज कॉस्ट भी परचेज क्वांटिटी पे लगेगी, इसीलिए परचेज क्वांटिटी को ध्यान देना है। और रॉ मटेरियल कितना परचेज करना है, तो पहले देख लेते हैं फिनिश गुड्स कितना बनाना है, उसके लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना लगेगा। कंजम्पशन, रॉ मटेरियल जब कंजम्पशन निकल जाए तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करके हम परचेज निकाल देंगे रॉ मटेरियल का, है कि नहीं। चलो, द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, रीऑर्डर लेवल इज 400 लेस देन ईओक्यू, यानी कि कह रहा है पहला कि सर रीऑर्डर क्वांटिटी जो है वो ईओक्यू से 4 से कम है। ईओक्यू निकाल के अगर 400 घटा दूंगा तो रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। ओके, मैक्सिमम कंजम्पशन इज 40। इसको एक काम करो, थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू में से 4 से घटा दो, पहला ये बोला है। दूसरा, मैक्सिमम कंजम्पशन जो है सर 40 मोर देन एवरेज, तो एवरेज कंजम्पशन पता हो तो उसमें 40 जोड़ दूंगा तो मैक्सिमम आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक इज 2000 केजी, ये किसका है सर, डी का है, क्योंकि डी तो केजी में है, वो फिनिश गुड्स तो यूनिट में है। रॉ मटेरियल ये क्या है, तो सर ये लीड टाइम है, 4 से 8 दिन लगते हैं। ये मिनिमम लीड टाइम 4 डेज, मैक्सिमम और एवरेज लीड टाइम, तो सर 4 + 8 डिवाइड बाई 2, 6। परचेज प्राइस दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दिया है, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट 14% किस पे अप्लाई होता है, कैरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस पे। परचेज प्राइस कितना है, 250 इंटू 14% करो, 35 रुपीज आया। जो पढ़े हैं बस उसको याद रखो। और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, हैजिंग कॉस्ट 1340 ऑन पेपर एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क, यही है ऑर्डरिंग कॉस्ट। यह मैं लिख देता हूँ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। पूछा क्या है अपने से, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले आते हैं, एवरेज इज इक्वल टू 6। पूछा क्या है अपने से, ये सारे लेवल बताइए। देखो, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। पहला वर्किंग नोट आप ये करोगे, कैसे निकालोगे, सेल दिया है प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करोगे तो ये प्रोडक्शन आ जाएगा, है ना। क्लोजिंग स्टॉक कुछ है नहीं पर ओपनिंग स्टॉक है 1800, 20,000 में से 1800 घटा दो, 18,200, 18,200 यूनिट प्रोड्यूस हुआ। एक के लिए अगर 4 चाहिए तो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कैसे निकलेगा, सर ये 18,200 है, एक यूनिट के लिए 4 चाहिए तो टोटल के लिए निकाल लो। कंजम्पशन से परचेज कैसे निकलता है, कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कुछ है नहीं तो ओपनिंग स्टॉक घटा दूं तो ये आ गया सर 70,800, करेक्ट। यही चाहिए हमें यही चाहिए। सारे एक एक पॉइंट मैंने रिवीजन लेक्चर में क्लियर किया है, ठीक, कुछ ऐसा नया नहीं पढ़ रहे। चलो जरा, पहला है रीऑर्डर क्वांटिटी, उसके लिए तो ईओक्यू चाहिए ना, क्योंकि ईओक्यू में से 4 से घटने पे रीऑर्डर आएगा। निकाल लो ईओक्यू, बताओ। 7800 इंटू ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई सी 35 करना। ये रहा 2328, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 0.35 आ रहा है। पॉइंट अगर 5 से ऊपर आता तो हम क्या करते, उसको 29 कर देते, ठीक है। ईओक्यू इतना है तो रीऑर्डर कितना हो जाएगा, सर ये 2328 में से 4 से और घटा दो, ये है वर्किंग नोट नंबर 2, ये है वर्किंग नोट नंबर 1,
ठीक है। दो वर्किंग नोट करोगे उसके बाद शुरू करोगे। ये है पहला पहला सॉल्यूशन। इसमें 4 से घटा दो तो ये आ गया 1928। ठीक है, चलो ये वर्किंग नोट में मिटा रहा हूँ। दूसरा है मैक्सिमम लेवल। बताओ मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? सर रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे रीऑर्डर और ईओक्यू अलग है, फॉर्मूले में रीऑर्डर क्वांटिटी है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। सर हमें रीऑर्डर लेवल पता है। अच्छा ये भी नहीं पता, निकाल लेते हैं। बताओ रीऑर्डर लेवल कैसे निकलता है? थर्ड वर्किंग नोट, रीऑर्डर लेवल निकलता है सर मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। आप फुल लिखना, मैं तो बस आपको सिखा रहा हूँ कि ये बनेगा कैसे। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम तो 8 डेज है, ये रहा। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? एवरेज में 40 जोड़ के। अब जरा आ जाओ कंजम्पशन के ऊपर। देखो टोटल कंजम्पशन कितना है रॉ मटेरियल का? 70,800, करेक्ट। अब एवरेज निकालने का एक तरीका ये है कि टोटल कंजम्पशन को डेज कितना है 300, डेज से डिवाइड कर दोगे तो पर डे का कंजम्पशन आ जाएगा, उसी को बोलते हैं एवरेज कंजम्पशन। ठीक। 247। यहाँ पे देखो सॉरी, यहाँ पे आप क्या लेना है? 7800 डिवाइड बाई, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, डिवाइड बाई क्या है 300, कितना आएगा? 7800 डिवाइड बाई 300, 236। 236 एवरेज आ रहा है। ये मैंने क्यों लिया है ना सर? ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसी इसी क्वांटिटी पे तो हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये क्वांटिटी आपको लेना है। ठीक है, 7800 पे तो 236 आया एवरेज, तो मैक्सिमम कितना आएगा? सर 236 में 40 और जोड़ के तो कितना आएगा? 276। अच्छा एक मिनिमम कंजम्पशन भी कुछ होता है ना, वो कैसे आएगा? सर हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला कि एवरेज इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाई 2, है ना। एवरेज हमें पता है 236, मैक्सिमम पता है 276 प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2। जरा मिनिमम की वैल्यू निकालना। इंटू 2 माइनस 276, 196। ठीक है, 196 आया मिनिमम कंजम्पशन की वैल्यू। चलो रीऑर्डर लेवल निकाल रहे थे, मैक्सिमम कंजम्पशन 276 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम 8, कितना आएगा? 276 इंटू में 8, 2208। ठीक है, रीऑर्डर लेवल आ गया। ये चौथा वर्किंग नोट होगा अपना, रीऑर्डर लेवल आ गया। अब जरा देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं 276, कहीं पे नोट डाउन कर लो, यहाँ स्पेस नहीं है मेरे पास। मैक्सिमम है 276, मिनिमम है 196, एवरेज है 236। चलो रीऑर्डर लेवल हमें पता है, अभी तो निकाला 2208, रीऑर्डर क्वांटिटी पता है 1928, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। बताओ मिनिमम कंजम्पशन कितना है? 196 और मिनिमम लीड टाइम कितना है सर? 4। आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा, वैल्यू बस डालना है। मिनिमम स्टॉक बताओ, मिनिमम का फॉर्मूला हमने क्या पता था? रीऑर्डर लेवल माइनस
एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम है कि नहीं, कैसे निकलेगा सर? रीऑर्डर हमने निकाला हुआ है 2208, माइनस कर देंगे एवरेज लीड, एवरेज कंजम्पशन कितना है 236, एवरेज लीड टाइम कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा 792। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है इसी में डी नंबर, वो क्या कहता है, प्रॉफिटेबिलिटी बताइए कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग एट ईओक्यू। देखो हमारे पास ईओक्यू है, कितना कितना आया था ईओक्यू 2328, पर हम ऑर्डर कितना करते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है अपना 1928। अब देखो दोनों लेवल पे परचेज प्राइस तो सेम है, ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल मटेरियल कॉस्ट कहाँ कम है देख रहे हैं, और कैरिंग कॉस्ट निकाल लो। अभी कंपनी इस पे ऑर्डर कर रही है ना, देखेंगे कि कौन कितना हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है अगर ईओक्यू पे ऑर्डर नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, हमने पढ़ा था ना ईओक्यू पे सबसे मिनिमम कॉस्ट आता है, तो इस पे कॉस्ट निकाल लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा, टोटल एनुअल डिमांड डिवाइड बाई क्वांटिटी, इसके लिए ये इसके लिए ये। वैसे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू हाफ ऑफ ईओक्यू है कि नहीं, तो हाफ ऑफ ईओक्यू इसके लिए तो ये लोगे क्वांटिटी, इसके लिए क्वांटिटी ये लोगे, और कैरिंग कॉस्ट तो आपको पता ही है 35 इंटू करोगे और दोनों जोड़ के लिखोगे और देखोगे ईओक्यू से ये कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा या कॉस्ट सेविंग जिसको प्रॉफिट बोलते हैं आ रहा है। ठीक, जो ट्रिकी पॉइंट पॉइंट था वो क्या था कि सर एक तो एवरेज कंजम्पशन का, दूसरा एवरेज कंजम्पशन निकल जाए तो मैक्सिमम मिनिमम का, तीसरा कि सर मटेरियल जो है एनुअल डिमांड जो क्वांटिटी है ऑफ रॉ मटेरियल उसको लेके सॉल्यूशन करना है। हमें रॉ मटेरियल का चाहिए और एनुअल डिमांड चाहिए, कितना एनुअल परचेज करना पड़ेगा वो चाहिए, हमें कंजम्पशन से मतलब नहीं। दूसरा देखो JBL सिस्टर ऑपरेट बुटीक which work for various fashion house and retail, it has 26 employee। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, pay them on time basis, on an average employee are allowed 8 hours for a boutique work on a piece of garment, कोई बात नहीं। in the month 2020 टू वर्कर M and J given 15 and 21 पीस, M को 15 पीस बनाने को मिला, एक पीस बनाने के लिए 8 घंटा स्टैंडर्ड टाइम मिलता है बुटीक में किसी गारमेंट को और जो है उसको 21 पीस मिले, और एक यूनिट बनाने के लिए कितना मिलता है नॉर्मल स्टैंडर्ड आवर 8 आवर्स। द फ्लोइंग डिटेल गिवन, इतना इतना पीस मिला था और उन्होंने इतना घंटा लगाया। चलो बताओ, अब लेबर का क्वेश्चन है और यहाँ हल से क्या बोलते हैं हल से, और दूसरे इधर एक क्वेश्चन है रोवन स्कीम से पूछा है, तो आपको स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर याद आ रहा है और दोनों का डिफरेंस टाइम से पहले पता करना है, तो ये M और J। देखो स्टैंडर्ड आवर M के लिए इसको 15 पीस मिले थे, 8 घंटे मिलते हैं, इसको इतने एक पीस के 8 घंटे मिलते हैं, तो 15 के कितने 120। ठीक, वैसे इसका 21 इंटू 8 करोगे तो 168 आएगा। एक्चुअल आवर कितना है, तो एक्चुअल आवर इसने लिया 100, इसने लिया 140, तो टाइम सेव कितना आया, तो टाइम सेव आया सर इसका 20, इसका 28। ओके, वर्कर आर पेड बोनस एज पर हल से स्कीम, हल से क्या कहता है नॉर्मल वेजेस दो, एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस बोनस कितना दो, टाइम सेव इंटू रेट का 50%, 50% आपका और 50% ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी टाइम बचा है उसकी वजह से जो पैसे बचे। द एग्जिस्टिंग वेजेज इज 60, जो रेट लेना है वो आपको कितना लेना है 60। एज पर द न्यू एग्रीमेंट वर्कर विल बी पेड 72 फ्रॉम जनवरी, नया एग्रीमेंट बना है जहाँ पे अब 60 नहीं, वर्कर का जो रेट हो जाएगा जनवरी से, वो कब से जनवरी से 72 जनवरी 2021 से। At the end of month of the December 2020, accountant has wrongly calculated wages taking 70।
और अभी तो दिसंबर 2020 ही चल रहा है और अकाउंटेंट ने गलती से 72 के रेट से वेजेस निकाल दिया, यानी कि 12 रुपया एक्स्ट्रा वेजेस दे दिया कि नहीं। तो 12 रुपया वेजेस में तो गया ही एक्स्ट्रा, प्लस बोनस कैलकुलेट होता है उसमें भी 12 रुपया के हिसाब से एक्स्ट्रा चला गया। कैलकुलेट लॉस इनकर्ड ड्यू टू इनकरेक्ट सिलेक्शन। कह रहा है जो इनकरेक्ट सिलेक्शन है कि 60 के बदले आप 60 के बदले आप 72 प्राइस ले लिए, तो उसकी वजह से कितना लॉस हुआ जरा बताइए। तो एक तो देखो तरीका है कि 60 रुपीज रेट निकाल के दोनों का वेजेस निकाल दो हल्से के अंडर और टोटल कर दो, 70 रुपीज रेट लेकर निकाल दो और टोटल कर दो और डिफरेंस देख लो, वही है लॉस। उससे बेहतर कि 60 और 72 में 12 रुपया ही तो एक्स्ट्रा गया है, 60 के हिसाब से तो उनको मिलना ही चाहिए था वेजेस, 12 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गया, तो 12 रुपीज का ही सीधा निकाल देते हैं। ठीक तो मैं ऐसे करता हूँ सर, हल्से के अनुसार एम का वेजेज कितना आना चाहिए, लॉस सीधा लॉस निकाल दे रहा हूं मैं। एक्चुअल और कितना है 100 इंटू 12, ये एक्स्ट्रा वेजेज है ना 12 रुपीज का, 60 तो उसको मिलना ही चाहिए था, प्लस टाइम सिर्फ कितना है 20, इसमें भी 12 रुपीज इंटू हुआ होगा, हमें करना चाहिए था 60 इंटू कर दिया 72, यानी कि 12 रुपीज एक्स्ट्रा है, इसका 50%। वैसे ही जे का देखो 140 इंटू 12 प्लस 28 इंटू 12 इंटू 50%, ये है लॉस इनकर्ड। ठीक, ठीक, कैलकुलेट करके देख लो, ये थे 3168 आएगा आई थिंक। वैसे आप कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा या जो भी आए, पर ऐसे आपको निकालना है। ठीक, अगला सेकंड में क्या पूछता है, कैलकुलेट लॉस इनकर्ड टू देम, कैलकुलेट द लॉस इनकर्ड टू देम ड्यू टू इनकरेक्ट सॉल्यूशन हैड रोवन स्कीम ऑफ बोनस बीन फॉलोड। अगर हल्से के अकॉर्डिंग नहीं बोनस देते और रोवन स्कीम के अनुसार देते तब कितना लॉस होता, कोई दिक्कत नहीं। चलो रोवन क्या बोलता है, रोवन का बोनस कैसे देते थे, लॉस इनकर्ड अंडर रोवन स्कीम करके लिखोगे, एम का जे का और टोटल कर दोगे। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ सीधा रोवन एम। सर ये जो 100 आवर्स है इसमें 12 रुपीज एक्स्ट्रा गया है, आवर्स इंटू रेट प्लस ये क्या बोलता है, आवर्स इंटू रेट इंटू टाइम सेव डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम। थोड़ा ये कट गया, यहाँ पे लिख लो डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम। वैसे ही जे का सर आवर्स इंटू रेट 12 रुपया एक्स्ट्रा। एक तो तरीका है मैंने बताया कि 60 से कैलकुलेट करो फिर 70 से डिफरेंस करो, पर चार चार पॉइंट पूछा है, आपको समय लग जाएगा वैसे। प्लस आवर इंटू रेट इंटू टाइम सेव कितना है डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आवर, दोनों का टोटल कर दो निकालने के बाद, ये आ जाएगा लॉस इनकर्ड अगर हम रोवन स्कीम को फॉलो करते तो। ठीक है, आई थिंक इसका आएगा 3360 के आसपास, आप निकाल लेना टोटल कर लेना जो भी आए। तीसरा क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट लॉस या सेविंग इफ रोवन स्कीम द बोनस इज फॉलोड। अब हल्से के अंदर निकाल लिया आपने, रोवन के अंदर निकाल लिया, इनका डिफरेंस निकाल दो कि रोवन में कितना एक्स्ट्रा लॉस या एक्स्ट्रा सेविंग हो रहा है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में जो भी टोटल आया है उनका डिफरेंस, शायद अराउंड 192 आएगा डिफरेंस इनका आंसर। ठीक, जो भी पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में आया उनका डिफरेंस पूछ रहा है कि रोवन फॉलो करते तो कितना एक्स्ट्रा लॉस या एक्स्ट्रा सेविंग होता। डिस्कस द सुइटेबिलिटी ऑफ रोवन स्कीम ऑफ द बोनस। देखो एक थ्योरी क्वेश्चन है कि रोवन स्कीम सुइटेबल है कि नहीं इस कंपनी के लिए, आप बताइए। देखो रोवन स्कीम में ना मैक्सिमम बोनस तब मिलता है जब आपका टाइम से 50% हो स्टैंडर्ड टाइम का, यानी कि ज्यादा टाइम सेव करके भी आपको बोनस, इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम सेव हो जाएगा ना 50% से, तो बोनस कम हो जाता है रोवन स्कीम के अंदर। तो रोवन स्कीम के अंदर ये अच्छी बात है क्योंकि इंसान नहीं चाहेगा ना फिर वर्कर एकदम ज्यादा फास्ट करके टाइम सेव करने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसको 50% से ज्यादा टाइम सेव करेगा तो फिर बोनस कम हो जाएगा और वर्कर थोड़ा समय देगा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे।
कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी तो ठीक होनी चाहिए। ये थोड़ी ना कि बोनस के चक्कर में इतना फास्ट फास्ट काम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट एकदम लो क्वालिटी का बना रहे हैं। ठीक, तो इसलिए रोअन स्कीम के दो फायदे आपको लिख देने हैं इसमें। अगला है ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग। पूछा क्या है, मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट कैसे निकालते थे, टोटल ओवरहेड लेते थे मशीन के, डिवाइड कर देते थे मशीन आवर से, इफेक्टिव मशीन आवर से। कैसे निकलता था, टोटल मशीन आवर में से पहले आइडल टाइम, जिसको मैं रिपेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोलता था, वो घटाते थे, फिर सेटअप घटाते थे इफ नॉन प्रोडक्टिव। याद आ रहा है, यही पढ़ा था हमने। टोटल मशीन आवर में क्या लेते हैं, तो देखो मशीन आवर में कुछ फिक्स खर्चे हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल या फिर रनिंग एक्सपेंस। फिक्स को स्टैंडिंग भी चार्जेस बोलते हैं, वो हो सकते हैं, दोनों ले लेंगे। फिक्स में क्या क्या आता है सर, तो फिक्स में आता है कोई भी सैलरी वगैरह हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, जनरल ओवरहेड हो गया, एलोकेटेड ओवरहेड हो गया, ये सारे फिक्स में आते हैं। जो एनुअल इंश्योरेंस वगैरह हो गया, लाइसेंस वगैरह हो गया, ये फिक्स में डाल देना। और वेरिएबल में क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी, कंज्यूमेबल्स, वैसे ही डीजल विजल वगैरह, ये सारे वेरिएबल में आते हैं। ठीक, चलो। A manufacturing unit has purchased and installed a new machine at the cost this much. नया मशीन लेके आया 24,90,000 का, टू द फ्लीट ऑफ 5 एग्जिस्टिंग मशीन। ऑलरेडी 5 मशीन थे उस डिपार्टमेंट में, एक और लेके आया तो 6 मशीन हो गए टोटल। न्यू मशीन हैज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 12 एंड सेल्वेज वैल्यू दिस मच। डिप्रिसिएशन के लिए दिया है। देखो मशीन और निकालने के लिए आप एक तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 मशीन हो गए तो 6 मशीन का खर्चा ले लो और टोटल 6 मशीन का आवर से डिवाइड कर दो, तब भी आ जाएगा। या फिर कोशिश करना एक मशीन का ले लो, एक ही मशीन के सारे खर्चे और एक मशीन का जो टोटल आवर है वो, और मशीन आवर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो डिप्रिसिएशन कितना आएगा यहाँ पे सर, 2490 लाख माइनस 90,000 डिवाइड बाई 12, डिप्रिसिएशन आ रहा है 2 लाख। कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ। फिलहाल खर्चे खर्चे देखते हैं। अच्छा ये देखो, चलो ये आ जाओ मशीन आवर पे। बजटेड वर्किंग आवर इज दिस मच बेस्ड ऑन 8 आवर एंड दिस मच। कह रहा है कि हमने सोचा है कि 8 आवर्स काम करेंगे, 312 डेज, तो 312 इंटू 8 करोगे, इतना ही आएगा। यस सर, इतना ही आएगा। प्लांट मेंटेनेंस इज कैरिड आउट एट वीकेंड व्हेन प्रोडक्शन इज टोटली हॉल्टेड। देखो टोटल आवर्स कितना है, 2496। इसमें से सबसे पहले हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस घटाते थे ना, और आइडल टाइम जिसको बोलते हैं, जो आता था उसके बाद हम क्या घटाते थे, जो भी आए सर उसके बाद हम घटाते थे सेटअप। उसके हम बाद हम घटाते थे सेटअप, कब, जब नॉन प्रोडक्टिव हो। याद आ रहा है कुछ, ये आ जाता था इफेक्टिव मशीन आवर। करेक्ट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कब करते हैं, जब प्रोडक्शन बंद रहता है। हॉल्टेड का मतलब जब प्रोडक्शन रुका रहता है, वीकेंड में जब छुट्टी होती होगी तब रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते होंगे। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कितना समय लगता है, 416। देखो इस आवर में क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस जुड़े हैं, इसी में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी समय होता तब घटाओगे ना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो इतना घंटा इफेक्टिव काम करना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हटा के। क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस कब होती है, इन घंटों को छोड़ के, जब वीकेंड होता है ना, जब वीकेंड होता है, यहाँ पे देखो वीकेंड पे, व्हेन प्रोडक्शन इज हॉल्टेड, जब प्रोडक्शन रुकी होती है, काम नहीं हो रहा होता है, तब होता है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं घटाओगे। क्यों, ऑलरेडी इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का घंटा ऐड ही नहीं है, जुड़ा ही नहीं है, इसीलिए नहीं घटाया। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन our machine is set up and charge over are carried out. During the setup our no production is done. A total of this much कह रहा है कि सेटअप के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं होता, नॉन प्रोडक्टिव है सेटअप, है कि नहीं। कितना घंटा है, 3 से 12। ठीक है, इतना आएगा। इससे डिवाइड करेंगे लास्ट में मशीन आवर निकालने के लिए। चलो अब खर्चे पे ध्यान देते हैं। एक तो डिप्रिसिएशन हो गया है,
एन एस्टिमेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मशीन इज दिस मच, ये भी ले लोगे। देखो ये टोटल साल का दिया है तो खर्चे भी साल का ले लो, है ना, हमने यही सीखा था ना, अगर पर मंथ खर्चे लोगे तो मशीन और भी पर मंथ लेना है, पूरा एनुअल खर्चा लोगे मशीन और भी पूरा एनुअल लेना है, तो मशीन और तो पूरी साल का दिया है तो खर्चे भी पूरी साल के लेने पड़ेंगे, है ना, ये एनुअल में ठीक है। A machine is required a component to be replaced every week at a cost of this much, यानी कि 2400 हर एक हफ्ता लगेगा, 52 वीक से इंटू कर दोगे तो आ जाएगा एनुअल खर्चा। देर आर 3 ऑपरेटर टू कंट्रोल 6 मशीन, ईच आर पेड दिस मच सैलरी प्लस 20% बेनिफिट। ये खर्चा कैसे निकलेगा, देखो 30,000 सैलरी है, इंटू 12 करोगे तो एनुअल सैलरी आ जाएगा, अब प्लस 20% उसमें और जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा सैलरी एक ऑपरेटर का। कितने ऑपरेटर है सर, 3 ऑपरेटर है, अब इंटू कर दोगे तो तीनों ऑपरेटर का आ जाएगा। अब तीनों ऑपरेटर मिलके ना 6 मशीन चलाते हैं, तो हमें एक मशीन पे कॉस्ट निकालना हो तो डिवाइड बाई 6, क्योंकि हम तो सारे खर्चे एक मशीन का ले रहे हैं ना, समझ में आया, ये निकाल लो, इसका 20% और ऐड कर दो तो एक ऑपरेटर का है, इंटू 3 करोगे तीनों ऑपरेटर का आ जाएगा, डिवाइड बाई 6 करोगे एक मशीन पे कितनी होनी चाहिए वो आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आवर इंक्लूडिंग सेटअप द मशीन कंज्यूम दिस मच, कह रहा है कि सेटअप जोड़ने के बाद, यानी कि ये घंटा ये कि जितना भी प्रोडक्शन आवर है सेटअप के साथ, तो टोटल में मशीन कितना कंज्यूम करता है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए कहता है 2496 जो आवर्स है, हर एक आवर में 60 यूनिट, हम टोटल यूनिट पहले निकालते हैं, ठीक, प्लस ड्यूरिंग द मेंटेनेंस टाइम कितना है सर 416, मेंटेनेंस टाइम में भी थोड़ी सी बिजली लग सकती है कि नहीं, कितना लगता है तो सिर्फ 10 यूनिट्स, ये टोटल यूनिट्स आ गए, और एक यूनिट का कॉस्ट है 6, तो इंटू 6 कर दोगे तो ये आ जाएगा, जरा बताना, करके देखते हैं कितना आ रहा है, 2496 इंटू 60 प्लस 4160 इंटू 6, इतना आ रहा है, ठीक, आ गया। लास्ट एक खर्चा है जनरल डिपार्टमेंट एंड जनरल वर्क ओवरहेड एलोकेटेड टू द ऑपरेशन ड्यूरिंग लास्ट ईयर वाज दिस वन, तो देखो इस डिपार्टमेंट पे कुछ एलोकेटेड ओवरहेड है, ये फिक्स एंड स्टैंडिंग चार्जेस मिलते हैं, लास्ट ईयर 5 लाख था तो इस साल एस्टिमेट किया है 10% से बढ़ने का, तो 5 लाख में 10% बढ़ा दोगे तो 5,50,000 हो जाएगा, पर ये डिपार्टमेंट में तो 6 मशीन काम करती है, मुझे तो एक मशीन का निकालना है, तो डिवाइड बाई 6 कर दूंगा तो एक मशीन का आ जाएगा, ठीक, तो टोटल खर्चे मैंने आपको निकलवा दिया, मशीन आवर्स के लिए ये भी निकलवा दिया, करना क्या है टोटल खर्चे को जोड़ दो, टोटल कितना आ रहा है सारे खर्चे का, और इससे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा मशीन आवर, ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, एक भी ट्रिकी पॉइंट नहीं था, थोड़ा सा आवर्स में ध्यान देने की जरूरत थी आपको, इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट अच्छा था, चलो अगला क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और कुछ ओवरहेड के खर्चे होते हैं। ओवरहेड के खर्चे चार्ज करने के दो तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जिसको ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग बोलते हैं कि मशीन आवर या लेबर आवर के बेसिस पे निकाल के चार्ज कर दिया एक होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कि ना वो जो भी ओवरहेड है वो किस किस एक्टिविटी से ड्रिवन है, किस किस एक्टिविटी से वो ओवरहेड इनकर्ड हुआ है, उस पर एक्टिविटी कॉस्ट निकाल लो और हमारे जो प्रोडक्ट में जितना एक्टिविटी यूज हो रहा है उतने के लिए चार्ज कर दो, तो इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक, जब भी क्वेश्चन बोलेगा एक बार ऑब्जर्प्शन या फिर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से बना के बताओ प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आएगा, अगर सेल प्राइस दिया है तो कॉस्ट में से सेल प्राइस प्रॉफिट कितना आएगा, और दूसरी बार बोलेगा कि आप ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग से बना के बताओ कि ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग से अगर ओवरहेड चार्ज करते तब प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आता, या फिर अगर सेल प्राइस दिया है तो प्रॉफिटेबिलिटी पूछेगा कि प्रोडक्ट की प्रॉफिट कितनी आती,
ठीक, यहाँ देखो दो प्रोडक्ट है तीन प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड। ओके, यूनिट्स दिए हुए हैं, सेल प्राइस दिया है, वेरिए और डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना घंटा मशीन डिपार्टमेंट में इस प्रोडक्ट को लगते हैं, एक्स को, वाई को, जेड के, और दो डिपार्टमेंट है दूसरा असेंबली डिपार्टमेंट है, वहां कितना घंटा लगता है ये दिया हुआ है। यानी कि मशीन डिपार्टमेंट में भी ओवरहेड इनकर्ड होता होगा जो कि प्रोडक्ट पे चार्ज करने हैं। वो असेंबली डिपार्टमेंट में भी ओवरहेड इनकर्ड होता होगा, असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर काम करते हैं इसीलिए लेबर आवर के बेसिस पे दिया है, ठीक है, चार्ज करने होंगे। मशीन डिपार्टमेंट का भी खर्चा दिया है और लेबर असेंबली डिपार्टमेंट का भी खर्चा दिया है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या करेंगे कि मशीन का किसी बेसिस पे हो सकता है, हमें क्वेश्चन में बेसिस क्या बोले, मशीन डिपार्टमेंट ऑब्वियसली मशीन आवर बोलेगा, निकाल के चार्ज कर देंगे ये प्रोडक्ट पे। असेंबली डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर असेंबली करते हैं, तो लेबर आवर के बेसिस पे हो सकता है क्वेश्चन बोला होगा, है कि नहीं, उसी के बेसिस पे बोलना ही चाहिए, जैसे होता है रियल लाइफ में वैसे ही तो क्वेश्चन बनी होती है। लेबर आवर के बेसिस पे पर लेबर आवर निकाल के और इंटू कर देंगे ये जो लेबर आवर दिया है और चार्ज कर देंगे। ठीक, पहला तो ये दिया है, ओवरहेड आर ए पोर्शन टू द प्रोडक्ट। बताओ मशीन का मशीन आवर, असेंबली का ये आपको क्यों दिया है, अब दिया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इंफॉर्मेशन। ये जो खर्चे हैं ना मेरे दोस्त, कितने हैं, 7360 प्लस ये जो खर्चे हैं ना, ये पता है इसको ब्रेकअप करोगे तो कुछ ऐसा बनता है। अगर एक्टिविटी वाइज देखोगे तो इसका टोटल भी उतना ही आएगा, 12860 ट्रिपल जीरो, ऑब्वियसली यही तो खर्चा है। अब इतने हिस्सों में बट गया एक्टिविटी वाइज, टोटल एक्टिविटी दिया है, हम पर एक्टिविटी कॉस्ट निकालते हैं तब चार्ज कर देते हैं ना, और इस प्रोडक्ट के लिए कितने एक्टिविटी लगते हैं ये भी दिया है, सिंपल। अब वो रहा है, बताइए प्रॉफिट बताइए प्रोडक्ट वाइज, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब जरा करते हैं, अगर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से करते तो हम इस क्वेश्चन को मैं नोटपैड में करवाता हूँ आपसे। एक्स वाई जेड 1,80,000 60,000, पहले आप लिखते हैं प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी अंडर ऑब्जर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग, है ना। एक्स वाई जेड कितना है, 1,80,000 60,000 यूनिट है। फटाफट करो, टाइम सेव करना है, वहां पे स्पेस बनता नहीं इसलिए मुझे इसको यहाँ कराना पड़ा। अच्छा सेल, सेल्स कितना हो जाएगा पहले आप प्राइस लिख लेते हैं, चलो। सेल प्राइस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 90 180 40, 50 90 95, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, अगर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है तो पहले तो मुझे सेल्स निकालनी पड़ेगी, कैसे निकलेगा सर, ये 1 लाख है, 90 सेलिंग प्राइस है, सर ये 80,000 है, 180, आप करते रहना कैलकुलेट, में बस लिख रहा हूँ, ये 60,000 है 40 के रेट से। प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए क्या घटाते हैं सबसे पहले, तो सर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तो घटाते हैं,
है ना। उसके बाद ओवरहेड घटाते। सर ये ऑब्जर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग है, तो ओवरहेड में दो डिपार्टमेंट है, एक तो मशीन, ठीक है, फेयरली लिखना मशीन डिपार्टमेंट, दूसरा असेंबली डिपार्टमेंट। अब जरा बताओ, ये घटने के बाद आ जाएगा टोटल प्रॉफिट, ठीक है। एक वर्किंग नोट करो, यहाँ पे दिया है, देखो मशीन मशीन आवर इतना है, असेंबली आवर इतना है। एक बात बताओ, यहीं पे वर्किंग नोट करवा देता हूँ मैं। पर मशीन आवर अगर कॉस्ट निकालना हो तो कैसे निकलेगा सर, इसको डिवाइड कर दोगे 9,20,000 से तो आ जाएगा पर मशीन आवर। वैसे ही पर असेंबली सर्विस कॉस्ट निकालोगे तो सर इसको डिवाइड कर दोगे 11 लाख से तो आ जाएगा ये 5 का रेट आएगा, और ये 7360 इंटू, सॉरी 7360, ये 8 का आ रहा है। चलो वहां पे डालते हैं। देखो 1 लाख यूनिट है ना, एक मशीन आवर के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए 3 घंटे मशीन चलता है, तो 1 लाख के लिए 3 लाख चलेगा। वैसे ये 4 तो 80,000 के लिए कितना, 80,000 इंटू 4। वैसे ये 5 तो 60,000 के लिए कितना चल, अगर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 आवर्स लगते हैं मशीन आवर, तो 60,000 के लिए 60,000 इंटू 5, टोटल मशीन आवर निकाल लो और मशीन आवर के रेट से इंटू कर दो। यही है ना टोटल मशीन आवर, कि इतने घंटे लगेंगे टोटल प्रोडक्ट बनाने के लिए, और रेट कितने हैं, तो सर रेट है 8, कर लोगे। वैसे ही इसका देखो, 1 लाख इंटू असेंबली डिपार्टमेंट में कितना लगता है, 643, 6 आवर, तो ये टोटल लेबर आवर हो गया, इंटू 5 का रेट है। आप टोटल इंटू करके कैलकुलेट करके वैल्यू लिखना। मैं तो बस यहाँ पे आपको कर रहा था कि किसको किससे इंटू करके निकालने हैं, ठीक। और ये आ जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी। वही अगर आप वो करते हैं, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी आए ऑब्जर्प्शन में, अगर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाइज करते हैं तो बस यहाँ ओवरहेड घटाने का तरीका हो जाता अलग। पर एक्टिविटी आप ओवरहेड घटाते हैं, और निकालते कैसे, तो एक वर्किंग नोट बनाते हैं जो कि इसी से बनेगी, कॉस्ट पुल। यहाँ लिखते पर्टिकुलर्स, ये रहा टोटल ओवरहेड, ये रहा कॉस्ट ड्राइवर, ये रहा क्वांटिटी, ये रहा, और इसको डिवाइड कर दोगे ओवरहेड को इस क्वांटिटी से, तो ये आ जाएगा कॉस्ट पर एक्टिविटी लिखो या कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर लिखो, ठीक। जरा बताना, ये आ रहा है 7, वैसे ही अगला है, ये आएगा 4, वैसे ही ये कितना आएगा 100, ये कितना आएगा 7,200, 100 से ये कितना आएगा 500। चलो निकाल लिया हमने। अब जरा वहां पे करके देखते हैं। ओवरहेड में क्या क्या है बटा हुआ एक्टिविटी बेस में, एक तो मशीन का, दूसरा सर असेंबली, है ना, थर्ड में आप लिखते सेटअप, चौथे में, पांचवे में, चौथे में आप लिखते ऑर्डरिंग, पांचवे में परचेज, सर ऑर्डरिंग और पांचवे में परचेज।
यहाँ देखो, मशीन और असेंबली का कितना घंटा लगेगा वो तो यहाँ दिया हुआ है कि नहीं, कि मशीन के लिए कितना घंटा लगता है, तो 1 लाख इंटू 3 लाख घंटे, और रेट कितना है सर मशीन के लिए 7। वैसे ही इसके लिए कितना लगेगा, 80,000 इंटू 4, 3,20,000। मशीन के लिए सर 3 लाख घंटे लगते हैं और रेट है 7, है कि नहीं। एक प्रोडक्ट का मैं सारा बता देता हूँ। वैसे ही एक्स का ही देखो, असेंबली के लिए 6 लाख आवर लगेंगे, 1 लाख यूनिट है, और एक के लिए कितना लगता है 6, तो 6 लाख आवर हो गए। और रेट कितना है असेंबली का 4, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 6 लाख इंटू 4। सेटअप देखो, सेटअप दिया है एक्स का कितना है सर, मशीन सेटअप इतना 4500, और एक सेटअप के लिए कितना खर्चा आता है 100। 4500 इंटू 100। अगला क्या है ऑर्डरिंग 2200, परचेज है 300। 2200 और परचेज है 300। बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट का कितना है, वो भी 100 का है, और ये परचेज कॉस्ट कितना है, तो वो है सर 500। तो ये आ जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी एक्स का। वैसे ही वाई का निकालोगे, जेड का निकालोगे, सिंपल। बस आपको ध्यान क्या देना है कि सर सर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में जो भी ओवरहेड है वो किसी पर्टिकुलर एक बेस पे टोटल ओवरहेड को बंटवाएगा आपको। मशीन से रिलेटेड है तो मशीन, लेबर से रिलेटेड है तो लेबर आवर, ठीक। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या है, उसी ओवरहेड में कितने एक्टिविटी की वजह से वो ओवरहेड इनकर्ड हुआ है उसको ब्रेक कर देगा, एक्टिविटी और क्वांटिटी दे देगा। आपको पर एक्टिविटी निकाल लेना है, और उस प्रोडक्ट के लिए कितने एक्टिविटी इनकर्ड होते हैं उससे इंटू कर देना है। चलो अगला है कॉस्ट शीट। देखो, डायरेक्ट मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते टाइम काम आएगा, याद है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। अच्छा, परचेज यहाँ है और ओपनिंग ये रहा और क्लोजिंग ये रहा, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। पता है ये फ्रेट इनवर्ड परचेज से रिलेटेड है, तो इसी में परचेज के प्राइस में जोड़ के दिखा दोगे, है कि नहीं। फ्रेट इनवर्ड परचेज से रिलेटेड है, तो उसके बाद क्या जोड़ते हैं, सो डायरेक्ट लेबर, ये रहा डायरेक्ट लेबर। फॉर्मेट याद करो बस आप। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ते हैं तो प्राइम कॉस्ट आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक तो रॉयल्टी आता है, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलरली वो प्रोडक्ट बनाने हैं तो उस प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड खर्चा है कि आपको रॉयल्टी देना पड़ेगा। जॉब चार्जेज आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये अमाउंट पेड फॉर फ्यूल एंड पावर एंड फ्यूल, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये होना क्या चाहिए लॉजिकली, पावर एंड फ्यूल जो कॉस्टिंग में खुद इंस्टीट्यूट एडॉप्ट करता है इस चीज को, कि कॉस्टिंग में हमेशा पावर एंड फ्यूल का खर्चा को इनडायरेक्ट खर्चा माना गया है, और कहाँ पे रखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। पर इंस्टीट्यूट ने इसकी सॉल्यूशन देते टाइम पावर एंड फ्यूल को भी डायरेक्ट खर्चे का हिस्सा माना है। आप क्या कर सकते हो, एक अप्रोप्रिएट एज्यूम्पशन ले लेना आप, ठीक। कॉस्टिंग में लॉजिकली बोला जाए तो पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा माना जाता है, पर यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, डायरेक्ट का खर्चा ले लिया है। आप कोशिश करना एजम्पशन लेके अगर फैक्ट्री ओवरहेड में भी डालोगे कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्टिंग का लॉजिक, कॉस्टिंग का जो बेस है ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन अलग देने से। तो इस चीज को आप वर्किंग नोट में लिख सकते हो, आप यहाँ पे भी डाल देना, यहाँ पे भी डाल सकते हो, वहां पे भी डाल सकते हो। चलो कोई नहीं, यहाँ पे डाला है इंस्टीट्यूट ने तो आपको लगता है आप यहीं पे डाल देना। उसके बाद आ जाता है प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड जो जोड़ोगे, फिर आता है क्या, ग्रोथ फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर दोगे उसका, किसका, WIP का, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, ठीक। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल के खर्चे हो गए, प्राइमरी पैकिंग हो गया, ये सब जोड़ना पड़ेगा। और कोई रियलाइजेबल वैल्यू है, रिकवरी या स्क्रैप है, वो घटाओगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट को ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का एडजस्ट करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या करोगे, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये जोड़ोगे, प्लस सेकेंडरी पैकिंग का कोई खर्चा है ये भी जोड़ोगे, प्लस कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऊपर जुड़ा नहीं है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, तो ये नीचे यहाँ पे लिख लोगे। तो सारे जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल।
कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। अगर कोई सेल दिया हो तो वो भी लिख लेंगे, तो बचा हुआ क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। सिंपल। ये फॉर्मेट में आपको डालने हैं और सारे खर्चे में ब्रेक करके बता देता हूँ कौन से कहाँ डालना है। स्टोर फैक्ट्री ओवरहेड, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, देखो प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में होता है फैक्ट्री ओवरहेड, सेल्स ऑफिस का सेलिंग ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम काम आएगा, याद करो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहाँ होता है, इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी हो या फैक्ट्री बिल्डिंग हो, दोनों फैक्ट्री ओवरहेड। एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक, देखो क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम काम आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम काम आएगा। एक्सपेंसेस फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, ये फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है ना, वहीं का खर्चा है ये, पोल्यूशन कंट्रोल एंड मेंटेनेंस वगैरह, फैक्ट्री ओवरहेड। सैलरी पे टू सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, पता है सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता होगा, सेलिंग ओवरहेड, याद करो मैंने सेलिंग ओवरहेड में बताया था कि सेल्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, सेल्स डिपार्टमेंट में यूज होने वाले व्हीकल, सेल डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी, सारे सेलिंग ओवरहेड में आता है। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है, और सेकेंडरी पैकिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पैकिंग है, प्रोडक्ट की नेसेसरिटी के अनुसार नहीं है, प्रोडक्ट के लिए तो प्राइमरी पैकिंग जरूरी होता है प्रोडक्ट के नेचर अनुसार, तो सेकेंडरी पैकिंग जो है कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम आएगा। फी पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, पर कौन सा, जनरल वाला। ऊपर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड था कौन सा, जनरल वाला। क्यों, जब तक कुछ ना बोले, वैसे तो सैलरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोडक्शन से रिलेटेड है ही नहीं, पर और कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो और आपको कोई कंफ्यूजन हो कि जैसे ऑफिस का बिल्डिंग है, ठीक, तो जनरल में माने कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो हमेशा जनरल एज्यूम करना, कुछ भी अगर क्लियर ना हो तो। स्टाफ को परफॉर्मेंस बोनस दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब ये पता है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते टाइम ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स एडजस्ट करते हैं, डब्ल्यूआईपी को एडजस्ट करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट निकालते टाइम एडजस्ट करते हैं, याद करो ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट में से ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एडजस्ट करोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। एक रियलाइजेबल वैल्यू दिया है कि बनाते टाइम कुछ वेस्ट हो गया, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू ये रहा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के टाइम में रियलाइजेबल वैल्यू घटाते हैं निकालते टाइम, ठीक। ये सारे डाल लोगे फॉर्मेट में, ऑटोमेटिकली ये सब आ जाएगा जो उसने पूछा है। प्राइम कॉस्ट बताइए, फैक्ट्री कॉस्ट बताइए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल। वेरी इजी, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं थी। एक ही ट्विस्ट पॉइंट था कि पावर एंड फ्यूल का जो खर्चा है यहाँ पे डायरेक्ट में लिया है, और कॉस्टिंग क्या कहता है कि पावर एंड फ्यूल क्या होना चाहिए, जनरली इनडायरेक्ट का खर्चा होता है जनरली फैक्ट्री में इनकर्ड होने वाला। तो फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग ले लेते थे, पर अब यहाँ पे लिया हुआ है डायरेक्ट के खर्चे में, तो आप ऐसे भी एजम्पशन ले सकते हो कि डायरेक्ट का खर्चा हम मान रहे हैं। चलिए, अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में निकालना क्या है, एक तो प्रॉफिट निकालिए फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से, और दूसरा रिकॉन्सिलेशन करिए। जनरली अभी तक क्या पूछता है तुम्हारे एग्जाम में कि सिर्फ रिकॉन्सिलेशन पूछता है, प्रॉफिट अलग अलग से निकलवा के फिर रिकॉन्सिलेशन नहीं पूछता है, पर आपको आना चाहिए। और प्रॉफिट कैलकुलेशन मैंने पढ़ाया हुआ भी है आपको रिवीजन लेक्चर में, प्रॉफिट कैलकुलेट कहाँ करेंगे और कहाँ फर्क रहता है प्रॉफिट में। देखो फाइनेंशियल अकाउंट में याद करो मैंने क्या पढ़ा था, सारे खर्चे जो है वो रियल वाले खर्चे डलते हैं, इसमें ऑब्जर्प्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ओवरहेड जो होती है वो कौन सी होती है सर, रियल। पर इसमें क्या होगा, ऑब्जर्व्ड। ओवरहेड अगर कोई बेसिस दिया है उसके बेसिस पे ऑब्जर्व, तो ओवरहेड का खर्चा में चेंज आएगा। दूसरा हो सकता है कि कॉस्टिंग में ओपनिंग क्लोजिंग का वैल्यूएशन अलग करवा दे, डब्ल्यूआईपी का फिनिश गुड्स का, और वो जो है फाइनेंशियल अकाउंट में, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में अलग करवा दे, तो वहां पे फर्क आ सकता है, ठीक। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो दिया होगा जो फाइनेंशियल में तो चलते हैं, फॉर एग्जांपल बैड डेप्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सब इंटरेस्ट का कॉस्ट फाइनेंशियल में दिया हुआ होता है। और बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं कि आपको फाइनेंशियल में लिखने हैं पर कॉस्टिंग में नहीं लिखने, प्रॉफिट निकालते टाइम, ठीक। इन सब चीजों को याद रहेगा। कुछ खर्चे होते हैं कॉस्टिंग में, जैसे नोशनल एक्सपेंसेस, नोशनल रेंट, कॉस्टिंग में लिखने हैं पर उसमें नहीं लिखने हैं,
तो जब आपको कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट की डिफरेंस क्लियर हो तो ऑटोमेटिक आप बना सकते हो। पढ़ाते टाइम मैंने स्टार्टिंग भी रिवीजन लेक्चर का कॉस्ट एंड फाइनेंशियल के डिफरेंस और उसके बाद इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल के डिफरेंस से करवाया था। ठीक, जरा ओपनिंग स्टॉक दिया है, ठीक, और कुछ पूरे साल साल का जो है खर्चे की डिटेल दिया है। रॉ मटेरियल का देखो, इंस्टीट्यूट जब भी फाइनेंशियल अकाउंट बनाता है ना प्रॉफिट निकालने के लिए, तो वैसे तो हम ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं ना, तो ट्रेडिंग अलग पीएल अलग नहीं करता, सारा इनकम एक साइड खर्चा एक साइड पर। आप कोशिश करना अगर ट्रेडिंग बना लो पहले, उसके बाद पीएल बनाओ और नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकालो, नेट प्रॉफिट, कोई बुराई थोड़ी ना है, ये तो और अच्छा प्रेजेंटेशन हो गया। ये कहाँ आएगा ओपनिंग स्टॉक? सर ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। रॉ मटेरियल कंज्यूम ट्रेडिंग अकाउंट, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड ट्रेडिंग अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पीएल में आता है, बैड डेट पीएल में आता है। अभी डिविडेंड पेड का देखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पीएल में आता है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हुए इनकम है, ये भी पीएल में क्रेडिट साइड में आएंगे। सेल्स ट्रेडिंग में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक सर ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। सारे खर्चे सारे इनकम जो मैंने बताया डाल दो, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड आ जाएगा। ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए कुछ दिया है ये अभी देखते हैं, पहले प्रॉफिट निकाल दो फाइनेंशियल अकाउंट के अनुसार। ये जो डिविडेंड पेड है कितना है 241, इसको भी इन्होंने खर्चे में लिया है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। अगर आप डिविडेंड पेड को खर्चा नहीं लेते कि मैं वो प्रॉफिट लूंगा जो रियली में प्रॉफिट है, ये तो डिविडेंड पेड एक अप्रोप्रिएशन है। एक ये भी डिफरेंस में आता है कि फाइनेंशियल अकाउंट में हम अप्रोप्रिएशन करते हैं प्रॉफिट निकालने के बाद, कॉस्ट अकाउंट में नहीं करते। तो अगर ये डिफरेंस हम पढ़ाया जाता है तो आप इसको भी ले लोगे, इसको भी ले लोगे। जनरली प्रॉफिट में तो डिविडेंड पेड आता नहीं लोगे, तो रिकॉन्सिलेशन बनाते टाइम आपको क्या ध्यान देना है, इसको इग्नोर करना है, क्योंकि ये दोनों में से किसी में नहीं लियो। और फाइनेंशियल अकाउंट में अगर इसको रख रहे हो डिविडेंड पेड को, ठीक, तो जो प्रॉफिट आएगा तो रिकॉन्सिलेशन बनाते टाइम आपको डिविडेंड पेड की वजह से भी जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा उसको ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं आप मत लेना, इंस्टीट्यूट ने लिया यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाया है, तो ट्रेडिंग पीएल बना के करोगे तो मत लेना। जनरली कितने बार ऐसा सॉल्यूशन आता है जहां ट्रेडिंग पीएल खुद इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग बनाता है पहले, फिर पीएल बनाता है, फिर करता है। या फिर आप नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट क्या होना चाहिए कि आपकी रिकॉन्सिलेशन मैच होना चाहिए वहां पे कि जो भी प्रॉफिट निकाले हो। तो एजुम्सन दे सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा बेहतर होता कि इंस्टीट्यूट इसको बिना लिए निकाल देता, पर अप्रोप्रिएशन को भी कई बार इंस्टीट्यूट दिखा देता है प्रॉफिट निकालते टाइम। बट प्रॉफिट का तो मीनिंग यही होनी चाहिए ना कि जो नेट प्रॉफिट हम कमाते हैं, ये तो अप्रोप्रिएशन है आफ्टर प्रॉफिट। तो अगर अप्रोप्रिएशन के बाद का जो प्रॉफिट निकाल रहे हो ना, जिसको हम नहीं बोलते अप्रोप्रिएशन करने के बाद रिटेन्ड अर्निंग, अगर रिटेन्ड अर्निंग बोल रहे हो कि रिटेन्ड अर्निंग, तो आपको कुछ नहीं करना, बस वो फिगर से जब कॉस्टिंग का प्रॉफिट कंपेयर करोगे तो डिविडेंड पेड भी आएगा वहां रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में, बस इतना ध्यान देना है। सारा आइटम हो गया, ठीक, कोई बात नहीं, अब डिविडेंड पेड को ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर रिकॉन्सिलेशन करते टाइम ध्यान रखना कि इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखो कॉस्ट अकाउंट के अनुसार जब प्रॉफिट बनाओगे तो फैक्ट्री ओवरहेड 70% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी कि ये फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लेने, डायरेक्ट लेबर है उसका 70% लेना है। कॉस्ट का फॉर्मेट आपको पता है, डायरेक्ट खर्चा प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद कुछ ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद डब्ल्यूआईपी का जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो एडजस्ट करोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, फिर उसके बाद सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल घटेगा प्रॉफिट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड 15% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट जब आ जाएगा तो उसका 15% जोड़ दोगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आएगा, तो सर मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो था नहीं, तो मटेरियल लेबर जोड़ दूंगा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ूंगा, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर दूंगा, डब्ल्यूआईपी का तो फैक्ट्री कॉस्ट, जो भी फैक्ट्री कॉस्ट आएगा उसमें 15% ऐड कर दूंगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिस मच ऑन यूनिट यूनिट सोल्ड, बताओ
सेल्स यूनिट कितना है 12615 और 6 रुपया है, तो ये आ जाएगा टोटल। कोई नहीं, ये तो लास्ट में कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम काम आएगा। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है इतने पे। अब देखो जो ओपनिंग स्टॉक लेना है ना फिनिश गुड्स के लिए, ये इसकी वैल्यूएशन कितने पे करनी है 240। अब आपको ये नहीं लेना, ये नहीं लेना फिगर, 240 आने के बाद जो आएगा ये लेना। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे डालते हैं कॉस्ट 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 शीट बनाते टाइम? सर ओपनिंग स्टॉक डालते हैं जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं ना, तो ओपनिंग जोड़ते हैं और क्लोजिंग हटाते हैं। द कंपनी वैल्यू WIP एट फैक्ट्री कॉस्ट फॉर बोथ फाइनेंशियल। कह रहा है फाइनेंशियल के लिए फाइनेंशियल अकाउंट कॉस्ट अकाउंट के लिए वैल्यूएशन सेम है WIP का, कोई दिक्कत नहीं। तो WIP की जो वैल्यूएशन है ना, ये जो WIP का ओपनिंग है, WIP का क्लोजिंग है, यही ले लेंगे कॉस्ट अकाउंट में भी, है कि नहीं? अब एक ध्यान देने वाली बात है, सब चीज तो सिंपल है। अब देखो डिविडेंड पेड ये नहीं लोगे क्योंकि ये आता नहीं है उसमें। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आप निकालोगे, ये वाला नहीं लोगे। ये कॉस्ट शीट में आता नहीं है, ये भी नहीं लोगे, ठीक। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक आपको ये नहीं लेना, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक आपको ये नहीं लेना, आपको वैल्यूएशन करनी है। कैसे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आ जाएगा यूनिट से डिवाइड करना है प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन यूनिट कितना है, यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकलेगा? तो सर सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक यूनिट जोड़ते हैं और ओपनिंग हटाते हैं तो प्रोड्यूस आता है। 12615 में क्लोजिंग स्टॉक यूनिट जोड़ देंगे और ओपनिंग स्टॉक यूनिट घटा देंगे, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और सर उसको इनटू कर दूंगा मैं फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक से 4 से 15 से, तो ये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू करते हैं फिनिश गुड्स के? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। ये वाला लेना नहीं है, ये वाला आपको नहीं लेना जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए हमने लिया था, ठीक। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करना है, क्योंकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए तो कॉस्ट अलग हो सकता है जिसपे फिनिश गुड्स वैल्यू हुआ है। कॉस्ट में कुछ ऐसे भी खर्चे लेते हैं जो कॉस्ट के लिए तो लिया ही नहीं है कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए, इसीलिए आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के ऐसे वैल्यूएशन करना है, डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट इनटू फिनिश गुड्स यूनिट। और उसके बाद रिकॉन्सिलेशन बना दो। रिकॉन्सिलेशन बनाते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है? सर एक तो फैक्ट्री ओवरहेड अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अलग है, कुछ खर्चे लिए नहीं, कुछ इनकम लिए नहीं, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन अलग है। इन रीजनों से अगर आप एडजस्ट कर दोगे, रिकॉन्सिलेशन कैसे बनता है? कॉस्ट रिकॉर्ड के प्रॉफिट उठाओ या फाइनेंशियल और दूसरे तक पहुंचा दो वाला मेथड यूज करके, ठीक। अगर रिकॉन्सिलेशन में कोई दिक्कत हो तो पहले आपको रिवाइज करना चाहिए, फिर ये बनाना चाहिए। 7 नंबर देखो, यहाँ पे एक कंपनी का ऑटो कंपोनेंट बनाती है, ये डेटा दिया हुआ है। ड्यूरिंग दिस मच कंपनी हैज रिसीव ऑर्डर फ्रॉम कार मैन्युफैक्चरर व्हिच स्टेट। एक ऑर्डर आया उसको कार मैन्युफैक्चरर के लिए, उसमें इतना मटेरियल और इतना लेबर लगेगा, ठीक है। हमारे लिए पर्टिकुलर ये पूछा क्या है पहले कि जॉब कॉस्ट शीट बनाइए और ये ओवरहेड रेट बताइए, ठीक है। द कंपनी चार्जेज ओवरहेड एज अ सर्टेन परसेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर। कह रहा है ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, ये डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे चार्ज करते हैं। कितना परसेंट चार्ज करते होंगे वैसे? फैक्ट्री ओवरहेड रेट 3,80,000 फैक्ट्री ओवरहेड है, डायरेक्ट लेबर 90 इंटू 100। ये आएगा 34% के आसपास, 0.03 आ रहा है, 3 को आप इग्नोर कर दो, राउंड अप कर दो। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को जनरल मानेंगे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड मानेंगे,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेंगे। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे रिकवर्ड हो रहा है, और फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर होगा, आपको मानना है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्यों? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ही तो प्रोडक्शन ओवरहेड आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, तो इसीलिए प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको मानना है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वहां पे लेना है। हम्म एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है सर? एक तो मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ये कितना आ रहा है? 29,680। इसके बेसिस पे रिकवर होगा। ये आ रहा है 6.908। 8 को राउंड ऑफ करोगे तो 6.91% हो जाएगा। ठीक, ओके। हम जॉब सीट भी बनाएंगे तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दिया है, ओवरहेड कैसे चार्ज करेंगे? डायरेक्ट लेबर का 34%। ठीक, उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना चार्ज करेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट का 6.91%, और जॉब कॉस्ट सीट निकल जाएगा। और कोई एवॉइड और कोई खर्चा है जो जॉब कॉस्ट सीट से रिलेटेड है तो वो भी जोड़ देंगे। जैसे यहाँ है कॉस्ट ऑफ डिलीवरी द कंपोनेंट इतना, तो ये भी जोड़ दोगे तो आ जाएगा। पहले में पूछा है कैलकुलेट ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा ऑफ 1920। यही है ओवरहेड रेट, फैक्ट्री ओवरहेड रेट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रेट। तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन तो ये रहा। दूसरे का जॉब कॉस्ट शीट। अब जॉब कॉस्ट शीट के फॉर्मेट बनाओगे तो पहले आप डायरेक्ट मटेरियल लिखोगे, उसमें खर्चे में फॉर्मेट आप बना लेना प्रॉपर, ऊपर जॉब कॉस्ट शीट लिख के कॉस्ट शीट के फॉर्मेट टाइप का, और आप लिखोगे 80 लाख, है ना। फिर डायरेक्ट लेबर 40 लाख 50,000, 120 50,000, उसमें प्लस करोगे फैक्ट्री ओवरहेड कितना? तो इसका 34%। जो भी आए ये क्या आ जाएगा? ये सर आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये कितना? जो भी ये फैक्ट्री कॉस्ट आया है ना, इसका 6.91%, और इसी में प्लस करोगे ये जो 4,50,000 है, तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट, जॉब कॉस्ट का टोटल कॉस्ट आ गया। अब देखो प्रॉफिट चार्ज करना है 25% ऑन सेल प्राइस। एक बात बताओ, ऐसे में मैंने आपको कैसे सिखाया है कि सर कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने के बाद सेल्स आता है, सेल्स का परसेंटेज है तो सेल्स को 100 मान लूंगा तो प्रॉफिट 25 हो जाएगा, कॉस्ट 75 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें प्रॉफिट जोड़ोगे क्या आ जाएगा? सेल। सेल कैसे निकलेगा? तो सर कॉस्ट अगर जो भी है टोटल कॉस्ट, ये अगर 75 है तो 100 कितना है कि नहीं? टोटल कॉस्ट हम कहाँ पे ये बनाए हैं ना, टोटल कॉस्ट अगर 75 है तो 100 कितना? ये आ जाएगा सेल्स। ठीक, फटाफट फटाफट अमाउंट डालते जाओ तो करके। ठीक है, वेरी सिंपल। कि पास्ट ईयर के डेटा से हम कितना ओवरहेड रिकवर करते हैं एक बेसिस बना लेंगे, उतना ही ओवरहेड चार्ज कर देंगे रिकवर करके। कोई अदर खर्चा हो इसी जॉब से पर्टिकुलरली रिलेटेड वो भी जोड़ देंगे, जितना हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो भी जोड़ देंगे, आ जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग में याद करो हमने क्या पढ़ा था सर? प्रोसेस कॉस्ट का फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट पे आएंगे, सबसे पहले बनाएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन में वैसे मैंने फीफो एंड वेटेड एवरेज पढ़ाया था, जब मैंने बोला था ओपनिंग दे ही ना, तब तो झंझट ही खत्म हो गया ये वैल्यूएशन ऑफ WIP का। तब तो सीधा जैसे वेटेड एवरेज में नॉर्मल करते हैं वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि करंट ईयर का सारा डाटा है।
है कि नहीं? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने के बाद दूसरे वर्किंग नोट में कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या होता है? अगर मटेरियल का निकाल रहे हो तो मटेरियल का टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट यूनिट फॉर मटेरियल। वैसे ही लेबर एंड ओवरहेड, मैंने बोला था नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी हो तो पता है मटेरियल में से घटाना चाहिए, क्योंकि मटेरियल ही तो बिकता है। चलो, कॉस्ट पर यूनिट के बाद मैंने तीसरे वर्किंग नोट में बताया था वैल्यू कर दो, वैल्यूएशन निकाल दो, फिनिश गुड्स कितना बना उसका कितना वैल्यू आएगा, टोटल कॉस्ट पर यूनिट इंटू फिनिश गुड्स, प्लस उसके बाद सॉरी डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन कर दो। डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन कैसे आता है? तो सर डब्ल्यूआईपी यूनिट, मान लो मटेरियल के लिए जितना इक्विवेलेंट है उतना मटेरियल का कॉस्ट, प्लस लेबर एंड ओवरहेड के लिए जितना इक्विवेलेंट यूनिट है उसमें लेबर एंड ओवरहेड का कॉस्ट पर यूनिट कितना इनटू कर दो और जोड़ दो तो आ जाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट। ठीक, यहाँ पे दो प्रोसेस है क्वेश्चन में, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2। देखो, which passes through two process during the month, this much added in the first process। अब बताओ, जब भी आप बनाते पहले आप प्रोसेस 1 बनाते, इधर ऐसे करते यूनिट रुपीज, ऐसे ही करते हम लोग यूनिट रुपीज, प्रोसेस 1 खत्म होता तो प्रोसेस 2 बनता, प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बनेगा। यहाँ पे भी सेम यूनिट रुपीज है ना, 40,000 आया है और मटेरियल का कॉस्ट ये रहा 3 लाख, तो आप 40,000 यूनिट लिखते मटेरियल में और 3 लाख रुपया लिखते डायरेक्ट मटेरियल करके। आउट ऑफ विच 30,000 कंप्लीटेड, यहाँ कंप्लीटेड में 30,000 लिखते तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाता सर? क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट बचेगा। याद आ रहा है कुछ? मैं बस रफली आपको समझा रहा हूँ। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए दिया है कंप्लीटेड, तो देखो 100% कंप्लीटेड होता है मटेरियल में भी लेबर में भी, पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 100% मटेरियल में कंप्लीट है और लेबर एंड ओवरहेड में 50%। अब जब प्रोसेस 1 का अगर मैं मान लो इक्विवेलेंट यूनिट निकालता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। देखो कंप्लीटेड, ये तो 100% कंप्लीट है ना, परसेंटेज एंड यूनिट लिखते थे हम, तो पूरा 30,000 यूनिट आएगा, इसमें भी 30,000 यूनिट आएगा। लेबर सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, वैसे ये कितना है क्लोजिंग स्टॉक सर? ये 10,000 है। मटेरियल के लिए 100% कंप्लीटेड है, लेबर एंड ओवरहेड के लिए 50% कंप्लीटेड है, 35,000। इक्विवेलेंट प्रोडक्ट आ गया 40 एंड 35। चलो सॉरी, लेबर के लिए 50 है, ओवरहेड के लिए कितना है? तो देखो कंप्लीटेड तो इतना ही आएगा, और ये कितना है ओवरहेड के लिए? 25%। सॉरी, मैंने ऊपर पढ़ लिया, ना ना ना, लेबर एंड ओवरहेड दोनों के लिए 50 है। ठीक, तो इक्विवेलेंट यूनिट आ गया 40 एंड दिस कॉस्ट पर यूनिट अगले स्टेप में निकालोगे, कैसे निकलता है? मटेरियल के लिए ये रहा कॉस्ट, लेबर एंड ओवरहेड के लिए ये दोनों जोड़ दो और डिवाइड कर दो इक्विवेलेंट यूनिट से। क्या कोई लॉस हुआ है? नॉर्मल लॉस की मटेरियल कॉस्ट से रिकवरी घटाएंगे, हुआ ही नहीं है। ठीक, और आराम से आप निकाल सकते हो। वैसे इस सेकेंड प्रोसेस में अगर प्रोसेस 2 की बात करें, प्रोसेस 2 की बात करोगे अगर, पता है यूनिट कितना आ रहा है? 30,000। फिनिश गुड्स में कितना गया? 28,000, तो 2,000 बचा। देयर वाज नॉर्मल लॉस 200, नॉर्मल लॉस लिखते हो 200। अब कितना बचा क्लोजिंग स्टॉक? तो क्लोजिंग स्टॉक बचा सर 1800। ठीक, वैल्यूएशन करोगे जब इक्विवेलेंट यूनिट निकालोगे तो नॉर्मल लॉस का क्या लोगे आप? परसेंटेज 0 लेते हैं नॉर्मल लॉस का। फिनिश गुड्स का 100 मटेरियल में भी, 100 लेबर में ओवरहेड में भी, और इसका मटेरियल में पूरा 100 लोगे 100% यानी कि 18 से आएगा यूनिट, लेबर एंड ओवरहेड में 25% यानी कि 1800 का 0.25% 4 से 50 आएगा। फिर कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे मटेरियल का, लेबर एंड ओवरहेड का सेम परसेंट है तो जोड़ देना लेबर एंड ओवरहेड का, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा तो वैल्यू करके डाल देना, सिंपल है।
एकदम आसान था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बावजूद अगर आपको दिक्कत आती है तो पहले आपको थोड़ी सी रिवीजन लेक्चर देके बेस बनानी पड़ेगी। ठीक, सर्विस कॉस्टिंग बाद में करेंगे, सर्विस कॉस्टिंग में कुछ समझाने भी है आपको। सर्विस कॉस्टिंग पढ़ाया नहीं था तो कुछ कंसेप्ट पहले बताना पड़ेगा। आते हैं स्टैंडर्ड पे। देखो, एक हम प्रोडक्ट बनाते हैं दिस मच, जिसमें कितने होते हैं, 10 kg पैक होता है, उसमें 10 kg पैक होता है। ठीक, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ दिस मच इज, यानी कि ये 10 kg का सारे कॉस्ट है। ठीक, एक पैक में 10 kg होता है, 10 kg का कॉस्ट है ये। हमने बनाने का सोचा था इतना और बनाया कितना, इतना। हम जब भी बनाते थे, याद करो, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखते थे, यहाँ पे एक्चुअल लिखते थे वर्किंग नोट में। एक्चुअल हमने कितना यूनिट बनाया है, 9000, तो स्टैंडर्ड भी हम कितने का बनाते हैं, 9000 का। ठीक, और यहाँ देखो मटेरियल लेबर, एक्चुअल में 8900 यूज हुआ है 92 के रेट से, और ये रहा टोटल। स्पेस नहीं है, मैं नहीं लिख रहा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेबर इतना यूज हुआ है 84 के रेट से, जो है वो स्टैंडर्ड मटेरियल एंड स्टैंडर्ड लेबर। जरा एक बात बताओ, 10 kg के लिए 10 kg चाहिए, तो 9000 के लिए कितना चाहिए होगा, 9000, है कि नहीं। वैसे 10 kg के लिए 8 आवर्स चाहिए, 10 kg के लिए सर 8 आवर्स चाहिए, तो 1 kg के लिए 8/10, 9000 kg हमें बनाना है, 9000 का ही स्टैंडर्ड निकालते हैं ना, तो 8/10 इंटू 9000, 7200। रेट दिया है 90, 80। अब बताओ, इतना अगर वर्किंग नोट किसी ने किया तो शुरू के ये 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे? मटेरियल यूसेज कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल का ये रहा 9000, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल प्राइस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 90, एक्चुअल प्राइस 92, एक्चुअल क्वांटिटी 8900। कॉस्ट, इसमें 1+2 ऊपर जो निकाले हो उसी को जोड़ दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 1+2 नहीं करने तो। एक्चुअल कॉस्ट कितना है, इन दोनों को इंटू करके लिखो, 8900 इंटू 92, या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट लेस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, 9000 इंटू 90, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट घटा दोगे, इन दोनों को इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसका इंटू करोगे एक्चुअल कॉस्ट, ऐसे भी निकल जाएगा। सेम लेबर के लिए इफिशियंसी रेट, रेट कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर। इफिशियंसी कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। और कॉस्ट कैसे निकलेगा, दोनों जो ऊपर निकाल रखा है उसी को जोड़ दो। अब आते हैं जरा वेरिएबल ओवरहेड में। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट घटा दो एक्चुअल। बताओ, एक्चुअल तो हमें पता है कितना लगा है, 1,40,000। स्टैंडर्ड बताओ, पता है आपको। स्टैंडर्ड जो है 10 kg के लिए इतना लग रहा है ना, 160 अगर लग रहा है सर 10 kg के लिए, तो 9000 kg के लिए कितना, 1,44,000। वैसे ही फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालो। पता है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, मेरे वर्किंग नोट में अगर आप ध्यान दोगे, वो बना रहे होते हैं, उसमें रिकवर्ड में से एक्चुअल घटा के, सर एक्चुअल तो मुझे पता है 2,60,000, रिकवर्ड कैसे निकलेगा। रिकवर ताकि पर आवर या पर यूनिट रिकवरी रेट के अनुसार निकलता है। यहाँ पे देखो
250 अगर दिया है रिकवरी रेट, ठीक है, 10 kg के लिए, तो 9000 kg के लिए कितना कर दोगे और आराम से निकाल लोगे। ठीक है, सिंपल है। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं थी, आपको जो था थोड़ा वर्किंग नोट पे ध्यान देना था। आ जाओ मार्जिनल पे आ जाओ। 3 प्रोडक्ट दिया है, STU, सेल्स मिक्स दिया है। ये जो टोटल सेल है ना, तो 35% उसका क्या है, S, 35% क्या है ये, अगर S का सेल निकालना हो तो सर 60 लाख इंटू 0.35, 21 लाख। अगर एग्जैक्ट टर्म में मुझे निकालना हो तो 21 लाख और 60 लाख 18 लाख, है ना। सेल्स मिक्स का मतलब कितना परसेंट टोटल सेल का ये है। सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है। सेलिंग प्राइस में जब वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो पता है कंट्रीब्यूशन आता है कि नहीं। हमें पूछा क्या है जरा, पीवी रेशियो बताइए, टोटल कंट्रीब्यूशन बताइए, प्रॉफिट बताइए, ब्रेक इवन बताइए। पीवी रेशियो, अब 3 प्रोडक्ट है तो किसका पीवी रेशियो पूछ रहा है, क्या इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, नहीं, कंबाइंड पीवी रेशियो पूछ रहा है। उसने बोला नहीं एस का टी की यू, तो टोटल कंपनी का पीवी रेशियो बताओ। एक बात बताओ, यहाँ पे एस टी एन यू 3 थे ना, सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, घटा दूंगा तो क्या आएगा सर, क्या आएगा कंट्रीब्यूशन। जरा देखे कितना है, 300, 400, 200, 300, 400, 200। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 150, 200, 120, 150, 200, 120। अच्छा ये 150 आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। जरा पीवी रेशियो बताओ, पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, है ना। बताना पीवी रेशियो, इसका 50% आएगा, 40% आएगा। कंबाइंड पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताओ। जब कंबाइंड पीवी रेशियो निकालना हो तो हमने क्या सीखा था, पीवी रेशियो ए का इंटू वेट ए का प्लस पीवी रेशियो बी का इंटू वेट बी का प्लस पीवी रेशियो सी का इंटू वेट सी का डिवाइड बाई वेट वन प्लस वेट बी प्लस वेट सी, यही सीखा था। और वेट लेना क्या है, सेल्स रुपीज में। क्या हमें सेल्स रुपीज में पता है, यस सर पता है। कैसे, ये तो रहा अभी आपने बताया था कि ये सेल्स मिक्स दिया है, इंटू कर दूंगा टोटल सेल से, टोटल सेल से तो सेल्स रुपीज में आ जाएगा। ठीक, एक तरीका ऐसा है जो हमने सीखा था। ठीक, उससे भी शॉर्टकट तरीका कि जो सेल्स मिक्स है, ये 35%, ये 35%, ये 30%, ये सेल्स मिक्स का मतलब सेल्स का ही तो रेशियो है। और कौन सा सेल्स, क्वांटिटी नहीं है, रुपीज में जो सेल्स है उसी का रेशियो। सीधा इसको इंटू इसको इंटू इसको इंटू कर दोगे और जोड़ दोगे तब भी सेम ही पीवी रेशियो आएगा। वैसे निकाल लो सेल से इंटू करके तीनों को, आप ऐसे निकाल लो जो हमने पहले सीखा था कि 50% इंटू 21 लाख, वेट इंटू पीवी रेशियो प्लस टी का कितना 50% इंटू 21 लाख प्लस 40% इंटू 18 लाख डिवाइड बाई 60 लाख। जो पीवी रेशियो आएगा ऐसे इंटू 100%, जो भी पीवी रेशियो आएगा ऐसे सेम आप ऐसे कर लो, या फिर इसको सेल्स मिक्स को इंटू करके इंटू करके इंटू करके जोड़ दो, यानी कि वेटेड एवरेज निकाल दो, तब भी सेम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेल्स मिक्स तो खुद ही सेल्स जो रुपीज में है ना उसका मिक्स है, और हम वेटेज भी तो सेल्स जो रुपीज में वही ले रहे थे फॉर्मूले में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है सर 50% इंटू 0.35 रेशियो है इसका, 50% इंटू 0.35 प्लस 40% इंटू
0.3 कर दीजिए तब भी आ जाएगा। कितना आता होगा? 47। यही है पीवी रेशियो, पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, 47%। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले में आ गया पीवी रेशियो 47%, दूसरे में पूछा है टोटल कंट्रीब्यूशन। अरे तीनों प्रोडक्ट का कंबाइंड पीवी रेशियो पता है, इनटू कर दूंगा सेल से तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कैसे, कितना निकलेगा सर? ये सेल्स 60 लाख है, 47% इंटू कर दूंगा तो आएगा। तीसरे में प्रॉफिट पूछा है, कंट्रीब्यूशन अभी हमने निकाला पॉइंट नंबर 2 में, फिक्स कॉस्ट घटा दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये रहा, आप एक फॉर्मेट में बना लेना, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। ब्रेक इवन सेल पूछा है, ब्रेक इवन सेल कैसे निकलता है? ब्रेक इवन सेल निकलेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, करोगे तो यूनिट में आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल नहीं सकते। पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो रुपीज में आएगा। पीवी रेशियो पता है? बिल्कुल पता है, अभी तो निकाले कंबाइंड पीवी रेशियो 47%, तो ये आ जाएगा ब्रेक इवन रुपीज में। ठीक, आसान था, जो था आपको कंबाइंड पीवी रेशियो ध्यान देना था। ठीक, पुराने अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर मिक्स दिया हो तो सीधा इंटू करके भी निकालो, सेम ही आंसर आता है। कह रहा है अब अगला इस डेटा को ले लो कि ये प्रोडक्ट को हम डिसकंटिन्यू करते हैं, अब एम लेते हैं। अब बताइए क्या होगा? पीवी रेशियो दिस करने का तरीका सेम, अब ये वाला डेटा से कर लो आप, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एक कर लिया दूसरा तो कर ही लोगे, ऊपर का क्वेश्चन भूल जाओ। कह रहा है एस और टी सेम है, हम डिसकंटिन्यू करते हैं ये प्रोडक्ट, इसके बदले एम ले आते हैं। अब बताइए सेम जैसे हमने 1 नंबर रिक्वायरमेंट पूरा किया वैसे ही 2 नंबर कर देंगे। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो है बजट एंड बजटरी कंट्रोल का, सिंपल सा क्वेश्चन है। आ जाओ, आर एस लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ सिंगल प्रोडक्ट हैज एस्टिमेटेड सेल दिस मच, सेल दिया है ये 3,02,40,000 का, एंड प्रॉफिट इसमें ये है, कोई दिक्कत नहीं है। इच प्रोडक्ट यूजेज दिस मच केजी ऑफ ए एट दिस मच। बताओ एक प्रोडक्ट में 6 केजी, पता है ए का लगता है 3 केजी बी का, ओके। प्रोसेसिंग टाइम 4 आवर मशीन शॉप और 2 आवर असेंबली का। ठीक, ये पर प्राइस दिया है कि पर केजी या पर आवर कितना, और इतने इतने घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में कितना मटेरियल का जो प्राइस है और कितना लेबर का जो रेट है लगना चाहिए वो हमें पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड आर ऑब्जर्व एट अ ब्लैंकेट रेट, ब्लैंकेट रेट का मतलब एक होता है मल्टीपल रेट, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालते हैं। एक होता है ब्लैंकेट, टोटल फैक्ट्री का एक सिंगल रेट 20% ऑन डायरेक्ट लेबर। जरा ये बताना कितना आता है? 160 इंटू 6, 100 इंटू 3 300, 140 इंटू 4 560, और अगला है 70 इंटू 2 140। चलो ये खर्चे तो हैं ही, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? तो सर जो भी डायरेक्ट लेबर है ना, डायरेक्ट लेबर ये दोनों इसके 20%, यानी कि 560 प्लस 140 इसका 20%, 140। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड कितना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल 60 रुपीज, और फिक्स इतना है। ठीक है, हमें क्या ओपनिंग क्लोजिंग दिया है फिनिश गुड्स का भी, और उसमें यूज होने वाले जो 2 मटेरियल है उनका भी। पूछा क्या है? नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड। सिंपल सा है कि सोल्स यूनिट कितना होगा, कितना यूनिट सेल करने वाले हैं। देखो हमारा जो भी सेल प्राइस है, ठीक है, उसमें से अगर तुम खुद बताओ पर यूनिट का कॉस्ट पता हो मटेरियल का, सेल प्राइस में से प्रॉफिट कितना है घटा दूंगा, कॉस्ट आ जाएगा। ठीक, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट पता हो और टोटल टोटल कॉस्ट जो है पता हो,
यूनिट्स का, सेल्स यूनिट का, तो डिवाइड कर दूंगा तो सेल्स यूनिट आ जाएगा ना। सेल्स यूनिट में एक यूनिट एक यूनिट का मटेरियल कॉस्ट पता हो और टोटल सेल्स जितना हुआ है उसके यूनिट के कॉस्ट पता हो टोटल सेल्स यूनिट का, तो हम डिवाइड कर देंगे तो कितना यूनिट सेल हुआ ये पता चल जाएगा, क्योंकि यूनिट में पर यूनिट कॉस्ट इंटू करके ही तो टोटल कॉस्ट आता है ना। अब देखो जरा इधर आ जाओ, सेल्स कितना है, इसमें से प्रॉफिट घटा दोगे 20%, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, और इसमें से ये भी घटाना है आपको, क्यों, क्योंकि देखो पर यूनिट कॉस्ट में मटेरियल लिया है, लेबर लिया है, फैक्ट्री ओवरहेड लिया है, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, पर फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये क्या है, वेरिएबल टोटल कॉस्ट। तो वेरिएबल टोटल कॉस्ट पर यूनिट अगर है तो ये कॉस्ट भी क्या लेंगे, हम निकालेंगे वेरिएबल टोटल कॉस्ट, है कि नहीं। इसको आप ऐसे लिख लो, ये क्या है सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो इसीलिए हमें टोटल कॉस्ट भी क्या लेना है, वेरिएबल वाला। इसमें से 6912 घटा देंगे, जरा बताओ कितना आ रहा है। ये कितना आ रहा है, तो कितना होगा यूनिट टू बी सोल्ड, सर 17280 8000। दूसरे में पूछा है सेलिंग प्राइस, अब सेल्स पता हो और सेल्स यूनिट पता हो, डिवाइड करके सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेल्स कितना है 30240, सेल्स यूनिट ये 8000, जरा बताओ। 3780, ठीक है। अब अगले अगले में क्या पूछा है, 8000 आ गया। आगे पूछा है, ये इरेज करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट। अब देखो प्रोडक्शन कैसे निकलता है, सेल्स पता है 8000, क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दोगे, उसमें कितना है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 3000, और ओपनिंग स्टॉक घटा दोगे, ओपनिंग स्टॉक कितना है सर 2500, ये आ जाएगा सेल्स यूनिट, सॉरी प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन बजट हो गया ये, ठीक। अगला पूछा है मटेरियल परचेज बजट। उसके लिए जरूरी है कि ए है ना और बी है, पहले मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाले। कैसे, देखो इतना प्रोडक्शन करना है, एक यूनिट में कितना लगता है, तो 6A का 3B का, तो कंज्यूम्ड आ जाएगा। कंज्यूम में क्लोजिंग जोड़ोगे, ओपनिंग हटाओगे, क्लोजिंग कितना है ए का बताओ 8000 ओपनिंग 7500, ये आ गया परचेज। वैसे ही इसका बताओ 5500 4000, ये आ गया परचेज, सिंपल, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन बचा सर्विस कॉस्टिंग का, हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है ना सर्विस कॉस्टिंग का कहीं पे, ये रहा। देखो अभी तक हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कॉस्टिंग देखा कि प्रोड्यूस करता है अगर गुड्स तो उसका कॉस्ट कैसे निकालते हैं, सर्विस का कॉस्ट नहीं देखा कि जो लोग सर्विस में है उनकी भी तो सर्विस का उनको कॉस्ट पता होना चाहिए, तभी तो उसमें अपना अप्रोप्रिएट मार्जिन जोड़ के वो सर्विस का क्या होना चाहिए, जो रेवेन्यू सर्विस से आनी चाहिए, सर्विस कितने में अपना सेल करे, सेल प्राइस क्या होनी चाहिए सर्विस के, है ना। जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, होटल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इंगेज हो गए, एजेंसी वाले हो गए, इनको अपनी सर्विस का कॉस्ट पता होना चाहिए, तो सर्विस कॉस्टिंग इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो किसी भी चीज का कॉस्ट निकालना हो, टोटल कॉस्ट निकाल लो पहले। टोटल में फिक्स कॉस्ट भी होते होंगे, कुछ कुछ वेरिएबल, कुछ सेमी फिक्स। फिक्स कॉस्ट में देखो मान लो कि एक
ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का मैं एग्जांपल देके देता हूँ। तो इंश्योरेंस हो गया, लाइसेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा, सैलरी टू ड्राइवर कंडक्टर वगैरह हो गया। अगर मंथली या एनुअल बेसिस पे सैलरी हो तो पर आवर या पर ऑपरेशन मतलब पर ट्रिप सैलरी है तब वेरिएबल। डिप्रिसिएशन हो गया, टैक्स हो गया, ये सारे फिक्स खर्चे में आते हैं। ठीक है, वैसे ही वेरिएबल के खर्चे में क्या आएगा सर, पेट्रोल, कंज्यूमेबल, डीजल, अदर वेरिएबल कॉस्ट, या फिर सैलरी अगर पर ऑपरेशन, पर आवर, पर ट्रिप दिया हो तो, या फिर डिप्रिसिएशन पर मशीन आवर हो, ऐसे करके डिप्रिसिएशन हो तो वो भी वेरिएबल हो जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या आएगा, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टायर, स्पेयर वगैरह जो चेंज होता है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। उसमें प्रॉफिट या फिर मार्जिन जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा रेवेन्यू, जिसको हायर चार्ज, रेंट और वो टेकिंग बोल सकते हो आप। इसमें गवर्नमेंट कई बार टैक्स अपना लेता है, तो आपको टैक्स भी तो कस्टमर से ही रिकवर करना है ना, तो टैक्स जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा टैरिफ। ये है आपकी सेल प्राइस सर्विस की, इतने में आप बेचोगे, ये सरकार को चला जाएगा टैक्स, और ये आपको बचेगा एज अ रेवेन्यू। अब क्वेश्चन में कुछ ना दे तो ये प्रॉफिट या मार्जिन किस पे निकालते हैं, हायर चार्जेस का सर्टेन परसेंटेज। परसेंटेज अगर दिया हो, बोला ही नहीं तो कॉस्ट का नहीं, हायर चार्जेस का। टैक्स परसेंटेज अगर ना दिया हो किसका है तो किसका निकालेंगे, हायर चार्जेस का। ठीक है, अगर मान लो प्रॉफिट ना देके मार्कअप लिखा है क्वेश्चन में, तो मार्कअप भी वही है, प्रॉफिट ही है जो जोड़ के हायर चार्जेज आएगा, लेकिन उसको अगर परसेंटेज दिया हो 20%, 10%, तो आप किस पे अप्लाई करोगे मार्कअप को, तो मार्कअप को सर कॉस्ट पे अप्लाई करोगे। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। डिस्काउंट अगर हो तो डिस्काउंट बताओ, इस स्टेज के बाद पहले डिस्काउंट घटाओगे, और जो भी आएगा उसमें टैक्स जोड़ोगे। यानी कि डिस्काउंट ये टैरिफ में से नहीं घटाते, डिस्काउंट आप टैक्स में से, गवर्नमेंट के पैसे में से डिस्काउंट नहीं दे सकते। यही सारा चीज यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट में लिखा हुआ है। चलो सर्विस यूनिट, सर्विस यूनिट पढ़ने से पहले यूनिट पे आते हैं। टोटल कॉस्ट निकाल लोगे यूनिट से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। यूनिट तीन किस्म के हो सकते हैं, सिंगल, कंपोजिट एंड इक्विवेलेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे आता है, सिर्फ कंपोजिट एंड इक्विवेलेंट। सिंगल यूनिट पे तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। मान लो टोटल कॉस्ट पता हो, नंबर ऑफ ट्रिप पता हो, तो डिवाइड कर दोगे तो पर ट्रिप कॉस्ट आ जाएगा एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस का। पैसेंजर से डिवाइड करोगे पर पैसेंजर आ जाएगा, पर ऐसा कोई नहीं करता। सब लोग कौन सी यूनिट यूज करते हैं, कंपोजिट यूनिट यूज करते हैं। कंपोजिट क्यों, एक बात बताओ आपकी ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, टोटल कॉस्ट आपको पता चल गया कि ये एक मतलब मान लो कि एक बार चलाने में कितना कॉस्ट आता है, नंबर ऑफ पैसेंजर से डिवाइड करके पर पैसेंजर निकालना सही नहीं होगा। क्यों, कोई पैसेंजर है 2 किलोमीटर चढ़ेगा गाड़ी, कोई 10 किलोमीटर, तो सबसे सेम रेट लोगे क्या, नहीं। पर पैसेंजर पर किलोमीटर लेना जरूरी है कि एक पैसेंजर 1 किलोमीटर चलेगा तब कितना, तभी तो जो पैसेंजर कम डिस्टेंस के लिए यूज करेगा उस पर कम चार्जेज आएगा, उसका बिल कम आएगा, जो ज्यादा यूज करेगा उसका बिल ज्यादा आएगा। तो कंपोजिट यूनिट इसीलिए यूज करना जरूरी है कि सिर्फ आपको पर पैसेंजर पैसे नहीं पता करना कि पर पैसेंजर कितना कॉस्ट है, पर पैसेंजर पर किलोमीटर, तभी तो आप रेवेन्यू जब चार्ज करोगे तो पर किलोमीटर कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। हर एक से आप बराबर नहीं चार्ज कर सकते। ठीक है, ये दो है। ट्रांसपोर्ट में एक एब्सोल्यूट वेटेज एवरेज, एक कमर्शियल वेटेज एवरेज, आप देख लेना, सिंपल सा है। एब्सोल्यूट में क्या है किलोमीटर इंटू टन, किलोमीटर इंटू टन, किलोमीटर इंटू टन करके कर देते हैं। कमर्शियल या फिर सिंपल वेटेड एवरेज में क्या है, तो टन का एवरेज लेते हैं और इंटू कर देते हैं टोटल किलोमीटर से। सिंपल सा चीज है ये। तो मेरा मुद्दा है ये जिसपे क्वेश्चन आया है, इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट का कंसेप्ट कब अप्लाई करते हैं, जब फेयर फेयर जो है या फिर टैरिफ जो है, जो पैसा हम चार्ज कर रहे हैं वो दो लोगों से अलग चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे से, चिल्ड्रन के लिए अलग और एडल्ट के लिए अलग फी है, तो इक्विवेलेंट यूनिट निकालनी पड़ेगी। एक नॉर्मल इक्विवेलेंट यूनिट, एक तो टोटल कॉस्ट निकाल लोगे मान लो ठीक है। अब सीधा टोटल नंबर ऑफ, मान लो एडल्ट स्टूडेंट है एंड चिल्ड्रन है एंड सीनियर स्टूडेंट है, जूनियर सीनियर मान लो, जूनियर स्टूडेंट है एंड सीनियर स्टूडेंट है। अब दोनों का अगर अलग फी है तो आप दोनों से डिवाइड करोगे तो पर स्टूडेंट कॉस्ट आ जाएगा, जो कि जूनियर के लिए भी सेम हो जाएगा, सीनियर के लिए भी सेम। तो जब भी फेयर अलग करना है ना, आपको इक्विवेलेंट यूनिट करना है और फिर आपको निकालना है इक्विवेलेंट यूनिट का। अगर जूनियर के लिए निकाले इक्विवेलेंट करके तो बाद में सीनियर का निकल जाएगा, सीनियर के लिए निकाले तो किसी भी एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना है। वो तो मैं बता दूंगा कैसे करना है, पर ध्यान आपको क्या रखना है, जहां भी फेयर अलग हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखो,
एक होटल है, नॉर्मल सीजन में इतनी ऑक्यूपेंसी होती है, 6 मंथ नॉर्मल होता है, 6 मंथ ऑफ सीजन होता है। जो रेंट है ना ऑफ का 50% कम है। अब रेंट अलग है कि नहीं, जो हम चार्ज कर रहे हैं वो अलग है, तो इक्विवेलेंट यूनिट लगानी पड़ेगी। ओके, अब देखो रूम डे मैंने निकाला, रूम डे कैसे होता है, तो टोटल डेज ले लेंगे और नंबर ऑफ रूम से इंटू कर देंगे, कितना रूम है होटल में, कितना दिन साल में काम करते हैं, तो रूम डे जाया जाएगा। अब देखो नॉर्मल के लिए मान लो होटल में 50 रूम है, ठीक, 6 मंथ इंटू 30, इतना डेज इंटू 50 करोगे तो रूम डे आ जाएगा, और 80% ऑक्यूपेंसी है तो इतना आ जाएगा रूम डे। वैसे ही 50 रूम है मान लो, तो ये 60 नहीं 6 होगा, 6 इंटू 30 करोगे और इंटू 50% करोगे तो ये आ जाएगा ऑक्यूपेंसी। अब देखो आपको, ताकि नॉर्मल को ऑफ सीजन में कन्वर्ट कर लो या ऑफ सीजन को नॉर्मल में, कैसे, अगर यहाँ पे देखो नॉर्मल, सपोज नॉर्मल को ऑफ सीजन में कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल का रेंट कितना है, डबल है ना, नॉर्मल को ऑफ सीजन में कन्वर्ट करते हैं तो नॉर्मल तो डबल रेंट है ना, नॉर्मल का जो रेंट है वो डबल है, तो इंटू 2 कर दोगे ऑफ सीजन के लिए, अब प्लस ऑफ सीजन का जोड़ दोगे तो टोटल जो ये आ जाएगा यूनिट, इससे डिवाइड करोगे तो रूम डे क्या आएगा, ऑफ सीजन का। और नॉर्मल का कैसे निकलेगा, ऑफ सीजन का जो भी आया इंटू 2 कर दो। वैसे ही अगर ऑफ सीजन को नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे तो ऑफ सीजन तो क्या है सर, जस्ट हाफ है, हाफ है नॉर्मल का, तो नॉर्मल लोगे प्लस ऑफ सीजन क्या है, नॉर्मल का हाफ, तो ये भी नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया, और रेंट जो भी आएगा रूम डे पर रूम डे वो नॉर्मल का आएगा, ठीक। और जब नॉर्मल का आ जाएगा तो आप ऑफ सीजन का कैसे करोगे, 50% निकाल दो उसका, है कि नहीं। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, यहीं पे क्वेश्चन पूछा है इक्विवेलेंट यूनिट के कॉन्सेप्ट पे। कहता है एक पब्लिक स्कूल है, 25 बसेज है उसमें, जो अलग अलग डायरेक्शन में बच्चों को लेके आते हैं। इन व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलिंग द बस सर्विस, द बस हैज टू शिफ्ट, वन मॉर्निंग वन इवनिंग। देखो मान लो ये स्कूल है, बस जाता होगा, मॉर्निंग में आता होगा, इवनिंग में भी जाता होगा आता होगा, यही बोल रहा है कि 2 शिफ्ट बस चलती है। शिफ्ट कितना चलता है, 2। The buses are engaged in school. Workload of student is so arranged that in the morning, first trip is senior and second trip is junior. देखो मॉर्निंग में 2 बार ट्रिप लगाता है, पहला सीनियर के लिए, दूसरा जूनियर के लिए। फिर इवनिंग में बच्चे को छोड़ने भी तो जाता होगा, बच्चे को स्कूल में लेके आ रहा है बस, तो छोड़ने भी जाता होगा। सिमिलरली आफ्टरनून में फर्स्ट ट्रिप जूनियर, सेकेंड ट्रिप, यानी कि टोटल 4 ट्रिप लगाता है एक बस। एक बार सीनियर को लेके आया सुबह में, फिर जूनियर को लेके आया, स्कूल खत्म होने के बाद पहले जूनियर को छोड़ा, फिर सीनियर को छोड़ा। डिस्टेंस ट्रेवल इज 8 किलोमीटर। अब बताओ 8 किलोमीटर चलता है एक बार में ऑन एन एवरेज। एक बार जब जूनियर को, एक बार जब ले 4 ट्रिप लगाता है ना, ट्रिप 2 शिफ्ट में काम करता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, एक शिफ्ट में 2 ट्रिप लगते हैं, एक बार जूनियर बच्चे को ले आता है, एक बार सीनियर। वैसे ही छोड़ने जाता है ना शाम के शिफ्ट में, तो एक बार जूनियर को छोड़ता है, एक बार सीनियर को, 4 ट्रिप लगते हैं। एक ट्रिप में कितना किलोमीटर उसको चलना चलना पड़ता होगा बस को, 8 किलोमीटर है, तो जाता भी होगा 8 किलोमीटर और साथ में लेके आता होगा बच्चे को 8 किलोमीटर। वैसे ही शाम को छोड़ने जाता होगा 8 किलोमीटर, फिर बस स्कूल में भी तो आता होगा पार्किंग के लिए 8 किलोमीटर, तो टोटल 16 किलोमीटर इसको एक ट्रिप में चलने होते हैं, और 4 ट्रिप है तो पता है 64 किलोमीटर ये चलता होगा बस, है कि नहीं। कितना दिन चलता है पूरे महीने में, 22 डेज। और कितने दिन स्कूल खुली होती है, तो देखो कह रहा है कि मई और जून में स्कूल बंद होता है। हाउएवर, हाँ बच्चे फी जरूर देते हैं पूरे साल का, पर स्कूल बंद होता है, तो स्कूल 10 महीने ही चलता होगा ना। कितना किलोमीटर चलता होगा एक बस, 64 इंटू 22 इंटू 10, 14080। ठीक है, समझ में आया कितना किलोमीटर चलता होगा। निकालना क्यों जरूर था, जो खर्चे किलोमीटर के हिसाब से इनकर्ड होते हैं जैसे डीजल पेट्रोल, तो उसके लिए पता होना चाहिए ना कितना किलोमीटर चलता है। चलो, ड्राइवर की सैलरी है, पूरा 12 महीने देना पड़ता है, इतना इंटू 12 कर देंगे, 12 मंथ का आ जाएगा, पूरी साल का निकाल लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लीनर की सैलरी है, इंटू 12 कर दूंगा, 12 मंथ का आ जाएगा। लाइसेंस भी पर एनम ही दिया है, इंश्योरेंस पर एनम ही दिया है, मेंटेनेंस पर एनम ही दिया है,
परचेज प्राइस, लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू, ये तीन क्यों दिया है डिप्रिसिएशन के लिए, जरा बताओ। 20 लाख माइनस 160 डिवाइड बाई 16, ये डिप्रिसिएशन। डीजल, डीजल बताओ इतना इतना लीटर, तो डीजल का कॉस्ट कैसे निकलेगा बताओ। 1 किलोमीटर में 1 लीटर डीजल में 5 किलोमीटर चलता है, और कितना लीटर डीजल चाहिए फिर सर, इतना किलोमीटर चलाना है, 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलता है, तो इतना लीटर डीजल चाहिए, और डीजल का रेट क्या है 78.5, तो ये आ गया डीजल का कॉस्ट। ठीक सारा कॉस्ट आप लिख लोगे, सिंपल सा प्रोसीजर है, सब कॉस्ट मैंने बता दिया। कॉस्ट को हेडिंग में लिखना फिक्स, वेरिएबल, वेरिएबल में यहाँ डीजल आ जाएगा, एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस है कि नहीं, सारा खर्चा आप लिख लेना। जो इंपॉर्टेंट है इसके बाद वो इक्विवेलेंट यूनिट निकालना, ये ठीक। खर्चे तो आप निकाल लिए, किलोमीटर भी निकाल लिए, इक्विवेलेंट यूनिट निकालना। चलो देखो, एक शिफ्ट में कितना बच्चा लेके आता है बस, 40 कैपेसिटी है बस की, कहीं पे दिया हुआ था, अभी मैंने देखा था। ये रहा 40 स्टूडेंट, तो सीनियर 40 आते हैं, जूनियर 40 आते हैं, टोटल कितने स्टूडेंट आते हैं बस में, 80 स्टूडेंट। ठीक तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं 80। 15% वैसे बच्चे हैं जो 2 किलोमीटर के दायरे में चलते हैं। देखो रेंट सबका अलग है ना, फेयर, ट्रांसपोर्ट फी, इसीलिए हम इक्विवेलेंट यूनिट निकाल रहे हैं। ठीक, तो 80 का 15% कितना होता है सर, 12, 30% 24, और 55% 44, ये रहे बच्चे। अब इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंस देखो जो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको कम फी है, फुल फी का 25%, ये इनको 50%, ये इनको ये। अब आप जैसे मन वैसे निकाल लो, ताकि सबको फुल में कन्वर्ट कर दो या सबको 2 किलोमीटर वाले में कन्वर्ट कर दो, सिंपल होगा, सबको 2 किलोमीटर वाले में कन्वर्ट कर दो। देखो ये तो इतना ही रहेगा, इसको 2 किलोमीटर वाले में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 4 करनी पड़ेगी, क्यों, इसका प्राइस तो 4 गुना ज्यादा है ना, इसको इंटू 2 करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि 2 किलोमीटर से डबल प्राइस है ना, तो उस वापस में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा इंटू 2। अब बताओ टोटल कितना यूनिट आ गए, 12, 44 इंटू 4 कितना होता है 176, 48, तो आ गया 236। हमेशा स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना, फिर मल्टीप्लाई होता है, बिगर यूनिट में कन्वर्ट करोगे डिवाइड होता है, बिगर यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड में पॉइंट्स में आ सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना। ठीक चलो सारे बस के खर्चे आ गए। ठीक, उसके बाद इससे डिवाइड करोगे तो जो भी आएगा फेयर वो किसका आएगा, 2 किलोमीटर वालों का, और उसके बाद 4 किलोमीटर वालों का मान लो फेयर आया x, 4 किलोमीटर वाले का तो x इंटू 2 डबल है ना, जस्ट इसका तो x इंटू 4 आ जाएगा। ठीक, ये तो पहला क्वेश्चन का था। पहले क्वेश्चन में था सिंगल बस का खर्चा बताइए और 25 बस का। देखो टोटल स्कूल में 25 बस थे, हमने सिंगल बस का खर्चा देखा। अब 2 कॉलम बनाना, सिंगल एंड 25 बसेज। सिंगल का जैसे लिखे हो 25 के लिए इंटू 25 कर देना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में बताया है कि फेयर बताइए पर मंथ। अच्छा देखो एक बात बताओ, इससे डिवाइड करोगे ना तो ये खर्चे एनुअल है तो एनुअल फेयर आएगा। ठीक, अब डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो पर मंथ आएगा। जो भी ये एक्स आएगा ये एनुअल आएगा, पर एनम आएगा, इसको डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो बेटा ये आएगा पर मंथ, और तब यहाँ पे इंटू कर लेना, है कि नहीं, क्योंकि खर्चे हमने एनुअल लिया है। आप सॉल्यूशन देख लेना, मैं सारे कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके एकदम समराइज कर दिया हूँ यहाँ पे। सॉल्यूशन आप खुद से देख सकते हो, एज इट इज ऐसे ही बनाया होगा। यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है,
और फेयर बताइए, फेयर हमने निकाल लिया, पर मंथ निकाल देना क्योंकि फेयर पूछा है पर मंथ। ऐसे एक्स डालते तो एनुअल आ जाता क्योंकि एक्स का वैल्यू एनुअल था, तो पर मंथ निकालने के बाद इंटू 2 इंटू 4 कर देना। अब पूछ रहा है मिनिमम बस फेयर बताइए रिकवर करना पड़ेगा 2020 में। अब 2020 में कुछ हो रखा है, क्या हो रखा है सर? 2020 में लॉकडाउन हो रखा है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन बुक में मेरी डली हुई है, पर ये वाला पॉइंट नहीं डला हुआ है, सिर्फ दो ही रिक्वायरमेंट डला है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन में सिर्फ यही दो रिक्वायरमेंट थे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, छोटा सा बस चेंजेस तो करने हैं। स्कूल क्लोज था अप्रैल टू दिसंबर। अब बताओ मंथ, साल चल रहा है जनवरी टू दिसंबर, इसमें 3 ही महीना स्कूल ओपन था और 9 महीने क्या था? क्लोज। जब स्कूल क्लोज थे तो ड्राइवर एंड क्लीनर का सैलरी कितना था लॉकडाउन के पीरियड में? 75%। अब जब सैलरी निकालोगे थर्ड रिक्वायरमेंट के लिए, मान लो ड्राइवर की सैलरी कितना है? 12, तो कैसे निकालोगे सर? 12,000 इंटू 9, 9 महीने के लिए 75% सिर्फ। और जो 3 महीने जब स्कूल कंप्लीट खुले थे तब पूरा। वैसे ही क्लीनर का सैलरी निकाल लोगे, 9 महीने का 75% ही सैलरी देंगे और पूरा। ये था एक ट्विस्ट, एक चेंजेस आएगा कॉस्ट में। सेम वैसे ही बनाना है, बस चेंज कहाँ कहाँ करना है। दूसरा चेंज क्या आएगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिड्यूस टू 75%। कितना था रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा? 20,500 था। अब ये सिर्फ 75% होगा इसका। क्यों? क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही है ना लॉकडाउन में, तो ज्यादा चलेगी नहीं, तो ज्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, ये रहा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। इतना दो कॉस्ट में चेंज करोगे टोटल आ जाएगा। जब टोटल आ जाए तो फिर यहाँ इक्विवेलेंट यूनिट निकला हुआ है, आप निकाल लेना फेयर। सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इतना आप इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। बारी बारी ये क्वेश्चन को बनाओ, आरटीपी डाउनलोड कर लो। जैसे जैसे मैंने ब्रेक करके कोशिश किया है कि कम समय में सारा ब्रेक करके आपको समझा दूं। ठीक है।